On one hand, web is setting newer standards of originality, while parallelly we see the threat of data-driven storytelling looming large over us. Are we lost in this web between TV and film, or the web is all set to become a medium in its own right? To ask these contradictory questions, we have with us the writer of Sacred Games Season 2 and The Verdict, Pooja Tolani. Welcome, Pooja. Hello, can you hear me? Hi, good afternoon, everybody, and thank you, Palak. Thank you, everybody, for joining us. I'm going to get straight to it. I'm going to call our panelists. Ishita Moitra, she has been writing in the industry for over 15 years, extremely prolific. She has written many things, including Shakuntala Devi, the upcoming Rocky Rani Ki Prem Kahani, and on the OTT, she's written The Test Case and Four More Shots. Next up, he doesn't need any introduction. He's been around for more than 25 years and been writing for TV, film, and most recently he's written Aranyak on Netflix. Please welcome Charudat Acharya. And next up, we have the creator of everybody's favorite Kaleen Bhaiya. Please welcome Puneet Krishna, जिन्होंने बहुत सालों तक कॉर्पोरेट लाइफ एंजॉय की और फिर डिसाइड किया कि अपना जीवन बर्बाद करना है. And please put your hands together for Chandan Kumar, who has created our favorite Panchayat. The topic is the web of identity crisis. सब इस जाल में फंस चुके हैं हम. सवाल तो काफ़ी सारे हैं. We'll just keep chatting. लेकिन I think हम सब web OTT के जो काम में कभी-कभी इतना फंस जाते हैं because the idea is constantly always to, जैसे I think somebody else mentioned in the previous session, to create content जो लोग binge कर सकें, because that is the biggest ask of all of us, I think, when we are writing, कि ऐसा कुछ लिखें जो लोग छोड़ ना पाएं. तो इस सब के जो मतलब आजकल एक्चुअली थैंकफुली राइटर्स को फ़ोन करो कि यार एक काम है आप करोगे क्या, तो जनरली जवाब आता है कि टाइम नहीं है. राइटर्स OTT के आने के बाद एक बात तो है कि राइटर्स बिजी हो गए हैं, जो पहले नहीं था. दैट इज़ आई थिंक समथिंग दैट वी शुड ऑल बी ग्रेटफुल फॉर. लेकिन इतना बिजी और बिंज के बीच में जो 8 घंटे लगातार बिंज करने के बाद कुछ ऐसा लिखें जो 8 घंटे के बाद कम से कम 8 दिन तक याद रह जाए. आई थिंक दैट इज़ वॉट वी आर ऑल होपिंग एंड स्ट्राइविंग फॉर. तो ये वॉइस जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि अपनी पहचान हमारी राइटिंग में, काफ़ी बार ऐसा होता है कि फ़ोन आता है कि अगर मिर्ज़ापुर चल गया तो मिर्ज़ापुर जैसा एक कुछ है क्या आपके पास. क्राइम पहले जब फ़ोन आ रहे थे तो यही आ रहे थे कि कोई क्राइम शो है क्या, क्राइम शो है क्या, क्राइम शो है. जब क्राइम शो सोचा और गए तो उन्होंने कहा नहीं क्राइम शो बहुत हो गया, कुछ यंग अडल्ट शो है क्या. यंग अडल्ट शो एवरीबडी इज़ नाउ लुकिंग फॉर इधर यंग अडल्ट शो. क्राइम नहीं चाहिए, जब क्राइम होता है तो क्राइम नहीं चाहिए. तो ट्रेंड और राइटिंग फॉर ऑडियंसेस की ऑडियंस को क्या चाहिए, ये कैसे मैनेज करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट योर ओन स्पेक वर्क. जो कमीशन आता है वो तो खैर हाथ में नहीं है, पर कैसे डिसाइड करते हैं कि ऑडियंस को जो चाहिए वो लिखें कि जो पेट से आ रहा है वो लिखें. कहानी कैसे डिसाइड करते हो आप कि यंग अडल्ट शो चाहिए तो वो लिख लें या क्राइम शो लिख लें, या सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं. बस इतना आपने ऐसा कुछ लिखा है जो शायद ऑन पेपर काफ़ी नीश था. नहीं, बस थोड़ा ध्यान ये रखना है कि लिखते वक्त की कहानी, जैसे व्हेन वी से दैट कि बिंज वर्दी और समथिंग,
कहानी बाय नेचर बिंज वर्दी होनी चाहिए. दैट्स व्हाट मेक अ स्टोरी. 3 एक्ट हैं, 4 एक्ट हैं, जो भी है, कहानी बढ़ती रहनी चाहिए, स्टेक्स ऊपर होते जाने चाहिए, नीचे होते, वट एवर इट इज, अप एंड डाउन चलते रहना चाहिए. तो वट एवर यू राइट, जस्ट मेक श्योर यू फॉलो द बेसिक फंडामेंटल ऑफ राइटिंग, कि कहानी कैसे लिखी जानी चाहिए, चाहे वो क्राइम हो या जो भी लिख रहे हो आप. सो आई थिंक इवन लिखते वक्त ये ध्यान रखना, मतलब मैं अपनी अगर पंचायत की बात करूँ तो सिर्फ इतना था कि अब पंचायत देख के कितने लोग रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब दैट वाजंट द पॉइंट. पॉइंट वाज कि एक बंदा कहीं फंसा हुआ है. अभी मैं बोलूंगा किसी को कि बंदा कहीं फंसा हुआ हो, तो कहीं भी फंसा हुआ है, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का बंदा हो, उसे समझ में आ जाएगा. सो माई लाइक लिखते वक्त यही ध्यान रखता हूँ कि यार आप फंडामेंटल ऑफ स्टोरी टेलिंग फॉलो करो, बाकी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. चंदन, मैं ये जस्ट लाइक टू ऐड अ लिटिल बिट मोर टू व्हाट यू आर सेइंग कि ये तो फंडामेंटल तो होपफुली कोई भी कहानी कमीशन हो या स्पेक हो, आप उस पर अप्लाई करोगे. लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया, लाइक आई सेड, पेपर पे शायद नीश था. मतलब ये कहानी जब आई थी, जब पीपल स्टार्टेड वॉचिंग इट, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, इवेंचुअली लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि कैरेक्टर और जो जिस तरह की कहानियाँ, जिस तरह की इवेंट्स उसके साथ हो रही हैं. लेकिन जब लिख रहे थे तब आपको ऐसा लगा कि ये कहानी एक्चुअली नीश है, या आपको पता था? खैर, पता तो किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन लेकिन डू यू एवर फील द प्रेशर, आई एम सेइंग, कि यार ये चल रहा है तो ऐसा ही कुछ लिखें, बिकॉज आपकी कहानी वैसी थी नहीं कि ये चल रहा है तो ऐसा ही लिखें. सो लाइक एज आई सेड कि पंचायत एज अ टॉपिक, वो डेफिनेटली शुरू में जब बाउंस ऑफ हमने किया था तो उसमें ये थोड़ा सा लगा था यार कि बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है. प्लेटफॉर्म ने क्या बोला था, ये क्या है? प्लेटफॉर्म को भी हमने पिच ऐसे ही किया था कि एक शहर के लड़के की कहानी है जो गांव में जाता है. सो अगर मैं पंचायत बोल के पिच करूं कि पंचायत, तो शायद उसमें लोगों का दिमाग थोड़ा इधर उधर घूमने लगेगा कि यार पता नहीं क्या है. बट व्हेन यू पिच इट लाइक दैट कि एक शहर के लड़के की कहानी है जो उसकी पोस्टिंग गांव में हो जाती है और वहां कैसे एडजस्ट करता है, नाउ दिस मेक, मतलब ये सिंप्लीफाई कर देता है. दिस इज द पिच. द पिच इज नॉट कि पंचायत के बारे में हम कुछ कहेंगे और वहां पे कुछ तो नारी उत्थान की बातें होंगी, वो सब नहीं था. द पिच वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई ये यहाँ का लड़का है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वहाँ जा रहा है. अब ये चीज़ सबको चमकता है, सबको समझ में आती है. वो प्राइम पंचायत सब, मतलब उनको एक बार में समझ में आ गया था, उसमें ज़्यादा कुछ फाइट नहीं लगी थी समझाने में. आई मीन द लॉग लाइन. बहुत ही डीप से सवाल उन्होंने पूछे. मैं बहुत सिंपल से बैकग्राउंड से आता हूँ और कोई आपने ऐसा अपना जीवन बर्बाद किया है, आप सिंपल नहीं हो. स्क्रीन राइटिंग कोर्स वगैरह भी मैंने किया नहीं है. तो जब हम बार बार ये कहते हैं कि ऑडियंस के लिए लिख रहे थे, तो अब मैं अपने आप से सवाल पूछ लेता हूँ कि ऑडियंस हम खुद ही तो हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. ऐसा नहीं कि हम लिखने लग गए तो हम ऑडियंस नहीं रह गए. जो लाइन की इस तरफ बैठा है वो लिख रहा है, जो लाइन की उस तरफ बैठा है वो देख रहा है, पर हम सेम ही हैं. तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें. हमें पढ़ने में अच्छा लगा तो शायद देखने वाले को भी अच्छा लग जाएगा. बस इतना ही बेसिक बात है. और रही बात किसी एक कहानी को कहने की, तो जैसे उन्होंने पंचायत की बात की, तो मेरा एक ही बैकग्राउंड है मिर्ज़ापुर वाला, तो मैं उसी का नाम लेता रहूँगा बीच बीच में. वो हिट भी हो गया ना इत्तेफाक से. तो मिर्ज़ापुर में बस मेरे दिमाग में ख्याल ये आया कि अब तक हमने कहानियों को बाहर से देखा था जो गैंगस्टर्स की कहानियाँ थी, बट हैं तो वो भी रियल हमारे जैसे ही लोग. फ़र्क बस इतना ही कि मैं माइक पकड़ा हूँ, वो शायद गन पकड़ लेते होंगे. तो क्या मैं उनकी कहानी अंदर से बता सकता हूँ? क्या मैं उनके बेडरूम में जा सकता हूँ, वेयर द डॉन, द पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली हैज़ एन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम? क्या मैं उनकी किचन में जा सकता हूँ जहाँ पर बहू खाने में मिर्च मिला देती है? तो मुझे लगा कि कहानी बताने का अगर एक नया तरीका हो और मुझे पढ़ने में अच्छी लग रही है, तो शायद देखने वाले को भी अच्छी लग जाएगी. ये बेसिक सोच थी. बाकी बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करना मुझे तब भी नहीं पता था और अभी भी नहीं पता है. और आप सबको गुमराह कर रहे हो. सबको ऐसे लग रहा है कि बहुत इजी है, हम कुछ भी अजीब सी अनजट कहानी लेके चले जाएंगे और प्लेटफॉर्म हाँ कर नहीं देगा. नहीं, हम जैसे मैंने बोला कि नहीं, ऐसा इजी तो नहीं है. हाँ, इजी बिल्कुल नहीं है. हाँ, क्योंकि इजी कह देने से तो बहुत डाउन प्ले कर दूंगा मैं हमारी कम्युनिटी को. इजी नहीं है, डिफ़िकल्टी है. पर मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर वो 400 पेजेस हैं और पढ़ने में मज़ा आ रहा है, एवरी पेज यू वांट टू टर्न द पेज ओवर, that simply means that something good is happening on the paper, and if it is in good hands, it will definitely be enhanced when it comes on screen. तो उतनी कोशिश अगर करेंगे तो काफ़ी है. बाकी ये 3 एक्ट जो चंदन भाई ने बोला या 4 एक्ट, वो मुझे कम समझ में आते हैं. अगर कभी कभी उनको नहीं भी फॉलो करेंगे तो भी चलेगा, ये मेरा मानना है. क्योंकि दुनिया की और हिंदुस्तान की सारी फिल्में या सारे शोज़ भी उन फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते. इफ़ आई मे से दैट. हाँ,
अब पंचायत के लिए आई एम श्योर इनको आया होगा रेजिस्टेंस कि यार ये गांव की कहानी कौन देखता है, ओटी तो वैसी यंग कम्युनिटी का मीडियम है, बट चला है ना, हमने देखा है ना, तो मेरे ख्याल से इनका भरोसा रहा होगा। और काफ़ी बार मुझे लगता है कि लाइक एनी न्यू कंपनी विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, से फॉर एग्जांपल इन एप्पल और फेसबुक, तो हम अगर ये पूछेंगे कि ऑडियंस को क्या चाहिए, तो काफ़ी बार ऑडियंस को पता भी तो नहीं है ना कि क्या चाहिए, क्योंकि उसने वैसी चीज़ पहले देखी ही नहीं है। तो कुछ नया अटेम्प्ट करते हैं, अब कोई हर्ज नहीं, टेक अ शॉट एनी विच वे। जब इस इंडस्ट्री में आ गए तो रिस्क तो वैसे ही ले लिया ना, तो कहानी बनाते समय और ले लेते हैं एक आध बार। आई मीन कहानी लीस्ट पार्ट ऑफ द रिस्क है, मेजर रिस्क उसके पहले ले चुके होते हैं लोग। तो इतना ही है मेरे ख्याल से। इशिता, डू यू एवर फील कि यार सब 10 फ़ोन आ गए यंग अडल्ट कंटेंट की, कुछ वैसा सोचते हैं? सो ये तो होता ही है, एवरीबडी वांट्स मिर्ज़ापुर, एवरीबडी वांट्स फोमो शॉट्स जैसा शो चाहिए, मिर्ज़ापुर जैसा शो चाहिए, हमसे भी वही चाहिए बार बार। लेकिन द क्वेश्चन दैट यू हैड आस्क्ड अर्लियर, there is a Japanese concept called ikigai, which means what is it that is keeping you up at night. तो ऐसी कौन सी कहानी है या कोई चीज़ है जो ज़्यादातर ऐसे होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में शायद कुछ, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ घट रहा है, या फॉर इंस्टेंस आई एम रियली ड्रॉन टू स्टोरीज अबाउट मदरहुड राइट नाउ. Earlier I was drawn to stories about female friendship. It depends on where you are also at that stage in your life. तो एक वो चीज़ होती है जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं, जो कि आप जो पकती रहती है, मैरिनेट होती रहती है. और इकिगाई जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये कहते हैं, और एक वो चीज़ होती है जो दुनिया को चाहिए. तो इट इज़ लाइक अ वेन डायग्राम बिटवीन वॉट यू वॉन्ट टू से एंड वॉट द वर्ल्ड ऑल्सो नीड्स. और जो चीज़ उस स्पेस को फिल कर दे, वो स्टोरी हमेशा प्लेटफॉर्म भी खरीद लेगा और ऑडियंस को भी अच्छी लगेगी. इट कांट बी ईदर दिस और दैट, बिकॉज आई थिंक मतलब ये वही बैलेंस है जो एक मतलब रोमांटिसिज्म या प्रैक्टिकलिटी के बीच का जो बैलेंस होता है. आई थिंक ज़िंदगी में हर चीज़ में ये होता है, एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू द स्टोरीज दैट वी वांट टू टेल एंड द स्टोरीज दैट वी एंड अप टेलिंग. चारू? So you asked, like, when we think of I mean, besides commission work or being asked to do shows which ran, which you wrote and जो चल गए, तो आपको उसके लिए कॉल्स आते हैं, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है. पर स्पेक सब, हम सबके अपना एक स्पेक फोल्डर होता है जिसमें हम लोग आइडियाज़ अपडेट करते रहते. तो मुझे लगता है कि जैसे कि सभी पैनलिस्ट ने कहा कि एक इंटरनल बात है, इसमें बहुत ज़्यादा हम उसके ऊपर थियोराइज नहीं कर सकते कि हम ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा वर्ल्ड व्यू, हम जो जिए हैं वही लिखेंगे, यू नो, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं. बट हैविंग सेड दैट, ये भी रियलिटी है कि जो बिंज वॉचिंग का जो एक क्या कहते हैं, एक टिकिंग क्लॉक वाला जो एक मामला हमारे सामने बार बार लिखा जाता है, कि अक्सर लोग, मतलब जब हम पिच भी करते हैं, लोग लास्ट में जाके उनको फ्रीज पॉइंट देखना है कि यहाँ पे फ्रीज कहाँ पे हो रहा है. तो मेन कंसर्न जब लोग, मतलब पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कि यार फ्रीज में दम होना चाहिए, कोल्ड ओपन में दम होना चाहिए, फ्रीज में दम होना चाहिए. क्योंकि कोल्ड ओपन के बेसिस पे लोग आएंगे और फ्रीज के बेसिस पे लोग रुकेंगे. तो ये दो बुक एंडिंग वाली बात है, पर उसके बीच में आप बहुत कुछ कर सकते हो. वो दो पॉइंट्स के बीच में आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो शायद आपको सिनेमा में या शायद रेगुलर मेन स्ट्रीम टेलीविजन में वो मौका नहीं मिले. तो हम जब स्टोरी सिलेक्ट करते हैं, OTT का मुझे लगता है एक स्ट्रक्चर वाला मामला है, स्टोरीज़ का नहीं है. तो जब कोई भी स्टोरी ले सकते हैं जो हमको मतलब दिल से अच्छा लगे कि यार ये मेरी स्टोरी, मेरे को ये स्टोरी बतानी, ये दुनिया है. फिर वो आज नहीं पसंद आएगी तो 2 साल बाद ट्रेंड आएगा, तभी हमारे पास तो फोल्डर है, निकालेंगे और उसी स्टोरी को वापस बताएंगे कि हमको ये स्टोरी बोलनी है. पर वो स्टोरीज हमारे पास होनी चाहिए. सारे यंगर राइटर्स को मैं यही कहूँगा कि हमारे पास स्टोरीज होनी चाहिए, कंटिन्यूसली हमने अपनी स्टोरीज जनरेट करते रहनी चाहिए. वो कब उसका मौका आएगा, उसका नंबर आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. और ये तो स्पेक स्टोरीज़ की बात है. सबको पता है कि 10 काम अगर एक राइटर करता है तो उसमें से शायद 2 स्पेक होते हैं. एटलीस्ट मेरा स्ट्राइक रेट तो ऐसा ही है. तो जब कमीशन काम हम करते हैं उसमें एक जो हम बात कर रहे हैं कि अपनी पहचान या अपनी आवाज़, ऑफ कोर्स एक होता है कि इफ़ वी कैन अफोर्ड टू से नो, वी ओनली चूज़ द प्रोजेक्ट्स वेयर वी फील लाइक कि हम कुछ अपना इसमें डाल सकते हैं, वो तो है ही. पर वो तो लाइफ की सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है. लेकिन इसके अलावा जब आप कोई कहानी ले लेते हो जो आपकी नहीं है टू बिगिन विथ, या कोई कॉन्सेप्ट जो आपका नहीं है, तो उसको अपना बनाने के लिए इज़ देयर एनीथिंग स्पेसिफिक
जो आप करते हो, कुछ लोग रिसर्च करते हैं, कुछ अलग अलग टूल्स होते हैं, बिकॉज हर कोई यहाँ पे इसी बात से स्ट्रगल कर रहा है कि कमीशन वर्क तो मना नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपना कैसे बनाए। वो सुनने में अच्छा लगता है कि ओन द स्टोरी, बट कैसे ओन करें स्टोरी? आई थिंक इट बिगिन्स विद रिसर्च, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मिर्ज़ापुर लिखना हो तो मुझे कुछ नहीं पता, ना तो मुझे उस शहर के बारे में कुछ पता है, ना तो मुझे पता है कि एक्सेप्ट फॉर द शो मुझे एक्चुअली उसके बारे में कुछ नहीं पता. बट इफ़ आई हैड टू, then it would obviously begin with research, then which is not just मतलब शुरू में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद आप थोड़ा डीपर जाएंगे, आप उन लोगों से बात करेंगे, अगर आपके पास और वक्त है तो शायद आप जाके मिल आएँ. लेकिन इवेंचुअली जब आपको उनका ट्रूथ पता चलेगा तो फिर आपको कहीं पे अपनी सच्चाई और उनकी सच्चाई, आपको कहीं पे कुछ कॉमन फैक्टर मिलेगा, जिससे जो मैं अगेन आई एम सेइंग, जैसे वो बोल रहे हैं कि उनकी किचन में कोई चीज़ होगी जो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे घर में भी होता है, या कोई मतलब यू विल फाइंड सम कॉमनैलिटी और समथिंग विच विल ह्यूमनाइज दोज कैरेक्टर्स फॉर यू एंड यू विल रेजोनेट विद देम. जब वो हो जाता है तो जो वो आपसे जितने भी, आप उनको जज नहीं करेंगे, आप उनको जज करना जिस दिन बंद कर देंगे तो दैट इज़ द डे दैट यू विल स्टार्ट ओनिंग द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स. और फिर वो हो जाएगा, द डायलॉग्स विल फ्लो एंड द स्टोरी विल फ्लो. बट इट्स अ प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम. एंड जो मतलब और काफ़ी सारे शोज़ में वो सरफेस लेवल पे ही रह जाता है, मतलब जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है. बट अदरवाइज आई मीन व्हेन इट इज़ वेल डन इन अ गुड शो, देन these shows you binge also and you remember even their seasons and मतलब उसकी फॉलोइंग ही अलग होती है. चारू? हाँ मतलब पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद यही होता है कि अपनी कहानी और हम अपनी उससे मतलब मुझे किसी और की कहानी पर काम करना मतलब उतना पसंद नहीं है. क्योंकि मुझे लगता है कि कहानी मेन है, स्क्रीन प्ले तो एक टूल है. तो मेरे हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर अपनी खुद की स्टोरी हो. पर अगर मतलब मैंने अभी अभी एक दुरंगा करके एक रीमेक किया है, जो एक कोरियन शो का एडेप्टेशन था, तो वो ओन करने में मतलब जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो यस बोलने के पहले अगर हमको उसमें कुछ एक रेजोनेंस मिलता है कि यार इसमें कुछ है जो एक मेरे जॉनर में है, मतलब जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. और दूसरी बात कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ इसमें मज़ा आ गया, वो स्टोरी में मज़ा आ गया, तो फिर आप उस पर स्क्रीन पे काम करते हो. लेकिन अगर आप स्टोरी से सहमत नहीं हो और आपको लगता है कि स्टोरी आप मतलब आपके साथ कुछ कर नहीं रही आपको अंदर से, तो वो ना करें तो बेटर है, वो नहीं बनेगा फिर. हाँ, चारों सर ने जो कहा कि रेजोनेशन वाली जो चीज़ है वो तो डेफिनेटली होनी चाहिए. अदरवाइज जो एक्स फैक्टर जो चाहिए होता है उस शो में या फिल्म में, लाइक कहानी तो जो है सो है ही, बट उसके अलावा एक फैक्टर होता है जो कि कहानी को से फिर एक अलग लेवल ऑफ कहानी पे ले जाती है. तो वो उस एक्स फैक्टर के लिए कहानी का कुछ तो रेजोनेट होना चाहिए आपके साथ, तभी वो 4 एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कोई नहीं सोच पाएगा तभी आती हैं फिर. अदरवाइज इट्स वेरी टफ टू लाइक जस्ट फिर आप ऐसे कुछ टाइप करके अच्छा ठीक है जो एक फॉर्मूला व्हाटएवर उस वर्ल्ड का जो है वो आप कर लोगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक जो चाहिए होता है 1 इंच एक्स्ट्रा उस कहानी को, वो वही देता है अगर आप रेजोनेट करेगा तो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस. सो अगर दूसरी की भी कहानी अगर आपके पास आ रही है, क्योंकि सब लोग उतने लकी नहीं होते हैं कि लाइक कि सबको अपनी अपनी कहानी कंटिन्यूसली वही बनाते रहो. और लाइफ में करियर में आपको आगे ऐसे पोजीशंस आएंगे जहाँ पे इस टाइप से कुछ ऑफर होगा, बट इन दैट केस आई थिंक दैट वन थिंग यू हैव टू फाइंड इन दैट स्टोरी, एंड वहाँ से कुछ आपको रे ऑफ होप मिल जाएगा घुसने का उस वर्ल्ड में. आई डोंट हैव मच राइट टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि मैंने कभी भी कमीशन वर्क पे ऐसे काम नहीं किया है. बट गिवन अ ऑप्शन, अगर मैं हाइपोथेटिकली मानूँ तो शायद रीमेक नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि रीमेक किसी और ने, ज़्यादातर केसेस में रीमेक उसी चीज़ का होगा जो शायद पहले से बहुत सक्सेसफुली मेड है. तो उसका फिर डर होगा कि मैं उसे ख़राब ना कर दूँ, उसे बेहतर कैसे करूँगा, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे चेंज करूँगा, ये बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. उससे शायद ज़्यादा ईजी है कि मैं अपनी चीज़ खुद बना लूँगा. तो शायद मैं रीमेक ना करना चाहूँ, बट इट इज़ नॉट अ कॉमेंट ऑन एनीबडी हु इज़ वांटिंग टू डू इट और डूइंग इट. शायद आई एम नॉट द राइट वन टू कॉमेंट मोर ऑन दिस वन. स्पीकिंग ऑफ रीमेक्स जो काफ़ी हो रहे हैं, जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि जब आप पिच करते हो अपने ओरिजिनल स्पेक्स वगैरह, ये जो एक देयर इज दिस कांस्टेंट आस्क फ्रॉम द पर्सन हु इज मेकिंग द डिसीजन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल कि
एक रेफरेंस कुछ रीमेक तो खैर डायरेक्टली रीमेक ही है, बट हर मीटिंग में एक बार ऐसा कुछ अगर आपने ऐसा कुछ पिच कर दिया जो उनको पसंद आ गया है, तो वो अपना रेफरेंस, आप भले ना भी दो रेफरेंस, वो अपना रेफरेंस ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं कि अरे ये तो इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स है, मतलब ये तो इंडिया का चोनोबिल है, आई डोंट नो। तो आपको क्या लगता है कि ये लिमिटिंग होता है कि आपको एक रेफरेंस, खास करके जब अपनी कहानियाँ पिच कर रहे हो, तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है कि ऐसा कुछ, डज दैट स्टॉप अस फ्रॉम फाइंडिंग द ओरिजिनलिटी इन आवर वॉइस की? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसके देयर आर टू पार्ट्स टू दिस स्टेटमेंट विच पूजा जस्ट सेड। एक तो ये कि जब आप किसी प्रोड्यूसर या किसी, आई मीन हूएवर इज हेल्पिंग यू टू मेक योर स्टोरी, वो कौन से रेफरेंसेस दे रहे हैं, एक तो ये सवाल है। और दूसरा है कि जब आप अपनी कहानी लेकर जा रहे हैं तो आप कौन से रेफरेंसेस बता रहे हैं सो दैट ही और शी में अंडरस्टैंड इट बेटर। तो वो जो रेफरेंसेस दे रहे हैं वो तो शायद उसी केस में देंगे जब वो आपकी कहानी सुनकर उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे होंगे। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती अगर आप अपनी कहानी लेकर जा रहे हैं, एंड टू सेल योर स्टोरी बेटर इफ यू हैव गुड रेफरेंसेस टू टॉक अबाउट। आई थिंक देयर शुड बी नो ईगो अबाउट इट, बिकॉज somebody on the other side of the table is putting lots of crores of money on your story. You might be a fraud, you might be somebody who might not be able to make the right thing eventually, but he or she is willing to put that confidence in you. So for him or her to understand your story better, if we are supposed to give some references, it's not a bad idea in my opinion. तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी कहानी इस वाली जैसे आपने देखी होगी उस तरह के जॉनर में, आप इतना तो बोल ही सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं लगता है। अगर प्रोड्यूसर की साइड से कोई रेफरेंसेस आ रहे हैं और आपका ईगो हट हो रहा है कि ये मेरी कहानी को दूसरे की कहानी के रेफरेंसेस से तोड़ रहा है, तो आप यू कैन पुट ए फुट डाउन एंड से वेरी क्लियरली कि सर मेरी कहानी यूनिक है, मैं उसे कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। आई थिंक नोबडी वुड माइंड। I agree actually wholeheartedly with what he just said, and I think it isn't just about films and shows. I think आप कोई किताब भी, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आप जाओगे तो लोग familiarity ढूंढते हैं। तो जैसे कि अगर आप कोई if you're writing a crime thriller, तो वो publisher भी बोलेगा कि मुझे Gone Girl meets Girl on the Train चाहिए, for example. It is just कि मतलब instead of it's a sales pitch actually, इसमें it's not going to be just a one line description जो आप करोगे in the 120 page script or over 8 episodes of a show or even a 1000 page book will be original, and if it is original, it is the only way that it's going to resonate with the audience and the readers. So it just helps, familiar हर किसी को चाहिए होता है, तो it just helps, like it helps our sales pitch as well. जब हम जाते हैं और like he said, अगर हम कोई story लेके जाते हैं तो उनको आसानी होती है देखने में। अगर कोई like if it is India's, if I pitch something as India's Game of Thrones, they will see it with that scale, they will see it with that budget, they will see it with those dramatic twists and turns. तो उससे मुझे भी उसको सही जगह पे where it stands, मुझे भी उसको प्रोजेक्ट करने में फ़ायदा होगा. So it works both ways, I think. I agree with my panelists also, because वो तो मतलब सेल्स पिच के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है, प्रोमोस का, मतलब हर चीज़ में वो अपना अपना, इट्स देयर डिपार्टमेंट एक्चुअली, वो जिसके साथ कंपेयर करना करें, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट आस्किंग यू टू take things which have been done and put it into your script. That's something where you definitely will put your foot down, because you don't want to do that. That's plagiarism. You don't want to do that. But other than that, as you said, you know, like people need confidence. You have to build confidence. Like it cannot be that, nahi, my story is so unique, it cannot be compared with anything. ऐसा होता नहीं है. It is anyway going to be the genre. कहीं ना कहीं उसका एक अपना होगा ना कि young adults सबसे भयंकर नाम है वो. तो वो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आएगी, मतलब. हाँ, मतलब एक्चुअली मैं, जो मेरा सवाल था वो सिर्फ ईगो के पर्सपेक्टिव से नहीं था. व्हाट आई वाज आल्सो ट्राइंग टू गेट एट इज़ कि कभी कभी मुझे लगता है कि अगर वो रेफरेंस हम दे दें और वो उनके दिमाग में अगर वो बैठ जाए, तो बाद में फिर यू नो व्हेन यू आर राइटिंग इट, फिर वो कहेंगे पर आपने तो कहा था कि गेम ऑफ थ्रोन्स है, ये तो हाउस ऑफ ड्रैगन्स भी नहीं है. गेम ऑफ थ्रोन्स मीट्स कभी खुशी कभी गम मीट्स you know Gone Girl. You have to give them many Yeah, actually maybe that's a better idea कि आप 3-4 नाम चेप दो, फिर कोई ना कोई से तो खुद अपने दिमाग में मैच कर ही लेंगे after you've sold it. शुरू में समझाने के लिए आसान रहता है, ये कुछ एग्जांपल दे दो, बेचने के लिए आसान रहता है. बट साथ में ये बोल दो कि टेंटेटिवली और समवॉट लाइक दैट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. सो थोड़ा फर्क भी है, लेकिन आप अभी समझ लो कि हाँ समथिंग लाइक दैट. वेगली कुछ ऐसा बोल दो कि बिक जाए.
हाँ लाइक सामने समझाने के लिए, जब क्योंकि जब पेपर पे सिर्फ कहानी होती है तो ना वहाँ पे म्यूजिक है ना एडिट है, कुछ नहीं है, ना एक्टर है, लाइक आप अपने खुद ही से सुना रहे होते हो सही गलत। आपने पंचायत के लिए कोई रेफरेंस दिया था? नहीं वो तो सुनते ही लगता है ना कि स्वदेश है तो देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग को रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ठीक है, सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्वदेश, सो कैसे है, सो इसमें शाहरुख नहीं है। हाँ नहीं है कि अदर देन दैट कि लाइक कि इसमें जो हमारा जो बंदा है वो शायद कोई पैसे अगर कोई गरीब आदमी आएगा तो उसको दुत्कार के भगा भी देगा। स्वदेश में वो नहीं करेगा शाहरुख, एंड इसमें हमारे पास टाइम है सो वी कैन प्ले अराउंड। अगर इस ऑडियंस में कोई प्रोड्यूसर बैठा होगा तो उस पर फिर ये टेक्निक काम नहीं करेगी। हाँ नहीं, उनको हमने बुलाया नहीं है। ऑल्सो चारू, यू वर सेइंग जो फ्रीज एपिसोड फ्रीज की बात हम कर रहे थे, दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि मैं कहानी नरेट कर रही थी, पूरे शो की कहानी नरेट कर रही थी और मुझसे पूछा गया कि ठीक है कहानी तो अच्छी है, एपिसोड 4 का फ्रीज पॉइंट क्या है? ओनली एपिसोड, बाकी किसी एपिसोड से कोई मतलब नहीं, एपिसोड 4 का फ्रीज पॉइंट क्या है? तो मैं तो कहानी सुना रही थी, मैंने कहा मुझे तो अभी पता नहीं है, लेकिन एपिसोड 4 ही क्यों? तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो पहले 4 एपिसोड फ्री दिखाता है और चौथे एपिसोड के बाद पे वॉल आ जाती है। तो एपिसोड 4 का फ्रीज पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि आपने ऐसी जगह पे रोका है कि अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे कि आगे क्या हो रहा है। सो द क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि हम राइटर्स वॉइस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं जिसमें देयर इज़ अ क्रिएटिव प्योरिटी दैट जो हम होपफुली अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं या एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। तो बट एट द सेम टाइम वी आर इन द बिजनेस ऑफ राइटिंग, वी आर इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वी आर इन द बिजनेस दैट वी आर इन। राइटर्स को बिजनेस समझना अकॉर्डिंग टू यू किस हद तक ज़रूरी है? या मतलब ऐसा होता है कि क्या वो जो क्रिएटिव चॉइसेस हम लेते हैं वो हम कैसे उसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग से प्रोटेक्ट करें? व्हाट इज़ इट दैट यू थिंक कि किस हद तक राइटर्स को अंडरस्टैंडिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाउ द बिजनेस मॉडल्स ऑफ द वेरियस प्लेटफॉर्म्स वर्क, वो कैसे I नेगोशिएट think it's करें? very important. What you do with that information is up to you, but I think it's important to be educated because हम isolation में काम नहीं करते हैं. Like he said, कोई है जो करोड़ों रुपए लगा रहा है आपकी कहानी पे. So मतलब हम चाहेंगे कि हम भी अमीर हों और हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो भी अमीर हों. Eventually you would want like everybody to resonate with the stories and for everyone to have like for them to commission more seasons of the story should have legs. एंड जब बहुत सीजन्स आते हैं तभी तभी उससे सबको फ़ायदा होता है. एवरीबडी, आप कहानी भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं बिकॉज आपके पास उतना टाइम है जो आपके पास किसी और मीडियम में नहीं है. और आपके पास एंड फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड फॉर द प्लेटफॉर्म एंड एवरीबडी दैट वर्क्स आउट रियली वेल. सो आई थिंक हर एक प्लेटफॉर्म का अपना, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ प्लेटफॉर्म्स में शुरू से आपको सब्सक्रिप्शन देना होता है के पैसे देने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 3 एपिसोड्स फ्री होते हैं, उसके आगे आपको करना होता है. आई थिंक जानना बहुत अच्छा है बिकॉज इट विल हेल्प योर पिच. अगर आप बिना जाने जाओगे और आपका 4th एपिसोड फॉर एग्जांपल वीक होगा और 5th एपिसोड अच्छा होगा, लेकिन अगर उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो हो सकता है आपकी कहानी बहुत अच्छी थी बट maybe they didn't take interest in it because it didn't fit into their into the mode of how they tell their stories. So I think it's good to have this knowledge because it helps you also pitch and sell better. And then उसके बाद वो आपके ऊपर है कि आप बाहर का आप मतलब हाउ मच ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन डू यू वांट, मतलब आप कितना करोगे और कितना नहीं. मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आप बोल सकते हो कि नहीं, दिस इज़ द स्पाइन ऑफ माई स्टोरी. ऊपर से कॉस्मेटिक चेंजेस आप कर सकते हैं, बट हम सब देयर कम्स अ पॉइंट वेयर हम इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे. हम सब के साथ हो चुका है जहाँ पे हम सब आई थिंक मना कर देते हैं कि इसके बाद मेरी स्टोरी बदल जाएगी या इसके बाद जो मैं लिखना चाहती थी या कहना चाहती थी वो बदल जाएगा. तो एवरीबडी नोज़, अंदर से आवाज़ आती है, आपको पता होता है कि कब आपको रुकना है. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाहर क्या है सिचुएशन. लोग जैसे फिल्म्स में आजकल क्या हो रहा है, पीपल आर नॉट गोइंग टू वॉच फिल्म्स, व्हाट इज़ द रीज़न. इट्स गुड टू बी अवेयर बिकॉज वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. वी आर अ फ्रेटर्निटी, all of us, a sisterhood, not just a sorority, not just a fraternity.
Charu, what do you think? Do you think that it's may sometimes become difficult for writers to navigate that middle path of जब लिख रहे हैं तब business को कैसे बाहर निकाल के रखें दरवाजे के? देखिए मतलब आप एक ट्रेड में काम करते हो तो बाकी ट्रेड्स की जानकारी रखना मतलब इट्स अ वेरी इट्स वाइटल टू नो बेसिकली कि हम मतलब इसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, पर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा उसमें घुसने से मतलब हमारा कोई मतलब वो होता है कि, बट आई वुड स्ट्रेस दैट प्रोडक्शन प्रोसेस और फिल्म में बनती कैसी हैं और उसमें हम उसको हमारे राइटिंग में हम उसको कंपैटिबल और कॉम्प्लीमेंट्री कैसे कर सकते हैं, कि स्केल क्या है, हम कैसे लोकेशंस यूज़ करते हैं, एडिट पैटर्न्स क्या है, हम मतलब कैरेक्टर्स जब हम लिखते हैं तो कभी कभी कितने कैरेक्टर्स लिखें, कम करें ज़्यादा करें, उसके लिए मतलब स्क्रीन टाइम का अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें जो है अगर फिल्म मेकिंग का अगर हम थोड़ा ज़्यादा उस पर फोकस करें और उसको सीखें तो, क्योंकि कुछ राइटर्स को लगता है कि नहीं ये तो डायरेक्टर का काम है, ये प्रोड्यूसर का काम है, बट अगर हम ऑन पेपर अगर हम एक वायबल ऑप्शंस क्रिएट करते हैं तो कई बार एक्चुअली वही चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है कि कहानी अच्छी है और ये डूएबल है, ये डूएबल है, तो उसका ज्ञान होना मतलब मुझे लगता है कि अच्छी बात है, और बिजनेस का तो अंडरस्टैंडिंग होना अच्छी, क्योंकि आपका काम है तो वो काम आपका कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म किया है, ये सारी चीज़ें बेसिक, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि इसका नंबर्स फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग जिसको इंटरेस्ट है वो करेगा, बट एटलीस्ट प्रोसेसेस में हम कैसे मतलब अड़के नहीं बैठ सकते कि नहीं ये एक सीन आपने लिखा है, ये सिर्फ ये ताज के लॉबी में होगा, उसके बाद हम ताज में जा नहीं रहे। अगर आप 6 सीन आपके हैं तो वो कोई बोलेगा कि ठीक है, बट ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, हम इतना कास्टिंग करते हैं कि एक और कैरेक्टर आता है, फिर एक वहाँ पे एक संतरी होता है, फिर एक मंत्री होता है, फिर एक ये होता है, फिर वो इन चीज़ों के बारे में अगर हम सोचें थोड़ा तो कई बार विदाउट अफेक्टिंग द स्टोरी हम एक स्क्रिप्ट को मोर वायबल बना सकते हैं। जरूर एग्री लाइक भूलना नहीं चाहिए लोगों को कि बाइंड ऑफ द डे दिस इज बिजनेस, लाइक पैसा फ्लो करता है तभी कुछ चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट्स कमीशन होते हैं, लोगों को मिलता है या वट एवर इट इज़, सो वो अगर थोड़ा बहुत ध्यान में अगर आप रख रहे हो तो इट्स देयर इज नथिंग बैड इन दैट, मे बी आप बेटर कॉल थोड़ा ले सकते हैं लिखते वक्त, डेवलप करते वक्त, बनाते वक्त, सो अगर थोड़ी बहुत समझ रख रहे हो आप तो अच्छी ही चीज़ है एक तरीके से, मेरा तो ये मानना है इसमें, एंड सक्सेस मैटर्स, शो वर्क कर रहा है नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि आप अपने लिए केवल तो बनाते नहीं हो कि आप लोग 4 लोग बैठ के देख रहे हो, बाइंड ऑफ द डे कोई भी बंदा पैसे अगर लगाता है तो लाइक ही वांट्स मैक्स आरओआई इन वट एवर फॉर्मेट, जो उस मीडियम का जो भी मतलब रिटर्न जैसे भी कैलकुलेट करते हैं, सो यू हैव टू टेक इन मतलब ये ध्यान में तो रखना पड़ेगा कि ये बिजनेस है, एंड थोड़ा सा हल्का सा मतलब वो बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए, आई थिंक सबके लिए इन जनरल बेटर होगा, आपकी बातें फिर प्रोड्यूसर ज़्यादा बेटर समझेगा, प्रोड्यूसर की बातें आप ज़्यादा बेटर समझोगे, एंड सब लोग फिर ऑन द सेम पेज रहते हैं और अच्छी चीज़ है। पर जैसे नंबर्स तो ओटीटी में हमें पता चलते नहीं हैं कि क्या ऑफलाइन अगर आपको ऑफ द रिकॉर्ड पता चल गए अगर, तो जैसे पंचायत का 2nd सीज़न 3rd सीज़न बन रहा है तो अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन जो ये नंबर्स के बिना जो ये एक फीलिंग है ना कि अंधे कुएं में हम लिख के डालते जा रहे हैं, पता नहीं पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये इसको कैसे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हाउ डू यू नेविगेट दैट? बजट वाला क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है? नंबर्स मतलब जो कि शो कैसा कर रहा है, परफॉर्मेंस जो है कि व्यूअरशिप वगैरह, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स एटलीस्ट ऑफिशियली तो शेयर नहीं करते। हाँ, आपकी बात करेक्ट है, जैसे मिर्ज़ापुर के भी नंबर्स हमें नहीं पता होंगे, तो पहले बजट वाले सवाल की बात अगर करूँ तो बजट वाले केस में जो पूजा ने सवाल उठाया था, मुझे लगता है कि उसमें अगर आप कमीशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वैसे वो आपके परव्यू के बाहर है, कि फिर तो वो खुद ही कंट्रोल लेता रहेगा कि बजट से बाहर जा रहा है, पीछे ले आओ, खींच लो इसको वापस, समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप अपनी चीज़ लेकर जा रहे हैं तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि रेफरेंसेस वगैरह लेकर जाएंगे, तो एटलीस्ट आप और जो प्रोड्यूसर है वो सेम पेज पर होंगे कि ये इस वाले स्केल का शो है या इस वाले कैनवस की स्टोरी है, ये 20 से 30 करोड़ के कैनवस में बनेगा या 50 से 80 करोड़ वाले बजट के ब्रैकेट में बनेगा। तो एक बार वो क्लैरिटी हो गया, देन यू कैन कंटिन्यू टू राइट। As much as my understanding goes, I think while you are writing it, budget should not be, as Charu sir also said, budget should not be, dictating your choices of writing. It should be completely free of budget control. But after the writing is done, when the pre-production starts, then sometimes budget constraints come into play.
जैसे कि उन्होंने बोला, तो उस केस में फिर आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं क्या, इंटीरियर से एक्सटीरियर शिफ्ट कर सकते हैं क्या, एक्सटीरियर से इंटीरियर शिफ्ट कर सकते हैं क्या, कैन यू शूट द एक्शन सीन डिफरेंटली इफ द डायरेक्टर इज आस्किंग योर ओपिनियन ऑन दैट वन. वो सारी चीज़ों का नॉलेज अगर आपके पास होगा, दैट विल हेल्प ब्रिंग द बजट बैक इन कंट्रोल. सो आई थिंक दैट शुड हैपन वंस द राइटिंग इज डन, नॉट वाइल राइटिंग इज हैपनिंग, क्योंकि उस केस में फिर आपकी चॉइसेस प्योर नहीं रह जाएंगी, वो शायद थोड़ी सी रॉन्ग हो सकती हैं. ये मेरा अंदाज़ा है लिखने का और बनाने का. और जो बात उन्होंने कही, तो नंबर्स तो पता नहीं चलते हैं, जाहिर सी बात है, बट देन आई मीन ऑल ऑफ अस नो कि पिछले 5 सालों में इंटरनेशनली या फिर इंडिया में भी कौन सी कहानियाँ वर्क की हैं. तो मे बी द ओनली स्केल टू मेजर इट व्हेन वी टॉक टू ईच अदर, इफ द नंबर्स आर नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड. तो अगर नंबर डिस्क्लोज नहीं भी हो रहे हैं तो कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है. लोगों को आपस में बातचीत करके पता चल रहा है कि ज़्यादा लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है, मतलब कि वो शायद ज़्यादा लोगों ने देखी होगी, इसका मतलब इट वुड हैव वर्कड फॉर देम. एंड सेकंड, एज चंद भाई ऑल्सो सेड कि अगर अगले सीजन बन रहे हैं, कमीशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो काम किया होगा नेटवर्क के लिए भी. सो दीज आर द स्किल्स दैट आई थिंक दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर इफ द नंबर्स आर नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड. Yeah, and I absolutely agree about the budget not being a sort of something that plays on your mind जब आप पहला दूसरा ड्राफ्ट लिख रहे हो. This is something that happened with me कि मैंने एक सीन लिखा था जिसमें मैंने बहुत ही ऐसे दिल खोल के ऐसे कुछ था कि बंकर में जो छत है वो आसमान जैसी दिखेगी. तो हमें शो रनर से फीडबैक आता था एपिसोड पे, तो उस पर फीडबैक आया था हा 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 हा. तो लेकिन फिर भी एक बार लिखना तो बनता था क्यों. तो आई डोंट थिंक कि वो हमको सोचना चाहिए एटलीस्ट पहले ड्राफ्ट पे. तो हाँ. About the views, I think नेटफ्लिक्स एक्चुअली ने अभी कुछ डेटा शेयर करना स्टार्ट किया है, लेकिन वो उन्हीं शोज़ का डेटा शेयर करते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं. सो इट्स अ बिट स्क्यूड. लाइक आई रिमेंबर कि स्क्विड गेम्स के पहले महीने में 142 मिलियन पीपल सॉ इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दैट वाज समथिंग दैट दे हैड basically advertised all over the world, everywhere. So I think when the numbers are so phenomenal, they do put out data. But I think, having said that, I think there should be transparency. I think because like you get to know box office numbers, you get to know television rating. Similarly, it would be good for the creators as well as the audience if we actually knew. मतलब इस ऐसे नहीं कि हम गेस करें कि अरे एक और सीज़न कमीशन हो गया मतलब कि सही होगा. अभी भी वो लोग प्रमोट कर रहे हैं शो, मतलब सही हो रहा होगा. आई विश वी रियली डिड नो. जैसे कि आपको टीवी में पता चल जाता है कि इसकी इतनी रेटिंग है, इसका इस हफ्ते इट डिड वेल, इट डिडंट डू वेल. आई विश वी डिड नो, एंड आई होप इवेंचुअली देयर विल बी सम ट्रांसपेरेंसी इन दिस रिगार्ड. इट वुड बी ग्रेट इफ देयर इज अ लाइक जैसे टीआरपी होता है, बॉक्स ऑफिस होता है, तो अगर ओटीटी का भी अगर ऐसा कुछ हो तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ जाती है बहुत लोगों को. मतलब स्पेशली कि यार एक्चुअली मतलब फिर जो हम लोग कह रहे हैं कि हम किसके लिए लिख रहे हैं, वो एक प्रमाण होगा, वो एक पैरामीटर होगा. हाँ, अभी तो वही कि शो रिलीज हुआ तो आप हैशटैग चेक करते हो, मीम्स चेक करते हो, क्या कर रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स लोग कैसे डाल रहे हैं. किसी ने रिव्यू डाला है, अगर उस पर 5 लाख व्यूअर्स हैं तो उस पर और 1000 कमेंट हैं, तो आप जाके देखते हो और आपको एक मिला जुला एक्सपीरियंस आइडिया आपको लग जाता है कि शो किधर लैंड करा है. एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता चलता है. सो उसी से अभी तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, खुश होते हैं, निराश होते हैं, जो भी है. क्योंकि वो नंबर्स बता नहीं रहे तो जासूसी करनी पड़ेगी ना हमको. हाँ, तो बस यही है. लाइक इसके पहले चूंकि पंचायत के पहले हम लोग तो एनीवे यूट्यूब पे ही बनाते थे, स्केचेस वगैरह रिलीज करते थे, तो इसकी आदत हमें पहले से पड़ी हुई है. सो कि कोई भी आप 10 मिनट का भी वीडियो डालते हो स्केच बना के, तो नीचे लोग क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं. अभी तो डिसलाइक बटन वो कर दिया है, नंबर्स नहीं दिखाते हैं, पहले दिखाते थे. लेकिन YouTube पे आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कितने मिलियन लोगों ने देखा. हाँ, तो हाँ. वो एक चीज़ है जो अगर बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी हो तो इट विल. हाँ, तो व्यूअरशिप वाला तो आ जाता है, बट वहाँ पे भी लाइक कि लोग क्या बोल रहे हैं, लाइक गुड, बैड, अगली, व्हाट जो है, मतलब पब्लिक का रिएक्शन क्या है, वो काफी डेमोक्रेटिकली काफी सही लाइक वो मिलता है यूट्यूब से फीडबैक एक्चुअली. हाँ, नहीं क्योंकि इसी में उनको तो ये भी पता है कि कौन से सेकंड पे किस व्यूअर ने शो छोड़ दिया. उनको सारी चीज़ें पता है. तो चूंकि उनको पता और हमको नहीं पता, तो हमेशा ना थोड़ा सा हैंडीकैप फील होता है. स्पेशली मैं राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, या पिचिंग अनदर प्रोजेक्ट या कहीं, तो हर बारी आप जब जाते हो तो भला आपको आपकी समझ में आपका शो अच्छा चला है तो आप थोड़ा सा सीधे होके जाते हो, पर सामने वाला आपको वो बता नहीं रहा है कैसे आपका एग्जैक्टली आप किस लेवल पे हो. तो हर बारी वही होता है कि आप जब पिच कर रहे हो तो आपको मालूम नेचुरल तौर पे अगर आपने कुछ लिखा है और वो चल गया है, अभी आपने हिट फिल्म लिखी है या आपकी सीरियल टॉप पे है,
तो उसके बाद आप जब दूसरा प्रोजेक्ट पिच करते हो या उसी का सेकंड सीजन पिच करते हो या थर्ड सीजन पिच करते हो, आपके पास वेटेज ज़्यादा होता है, आपकी पीठ बात सीधी करके ज़्यादा, बात हाँ, करते हैं। टीवी में हो या यू नो, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा कभी कभी, नहीं मार्केटिंग कुछ और कहता है हमारा, आपके सोशल मीडिया से आपको लगता होगा, मतलब लाइक हमारा मार्केटिंग कुछ और कहता है, तो वो शब्द सुनते ही आपको पता नहीं फिर मतलब ओ यार मैंने हिट लिखा है, फ्लॉप लिखा है, क्या लिखा है। तो मुझे लगता है ये अगर सिस्टम आ जाए, आई डोंट नो, वो उसके अपने प्रॉब्लम्स होंगे, बट एज राइटर्स हमारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा, But I believe that internationally guilds are trying to make. Anjum sir, is that right? That internationally guilds are trying to convince platforms to release numbers of how the shows have performed. अगर वो हो जाए, I think because that is a दूध का direct. दूध, पानी का Sorry? पानी। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी. Because that directly has an effect on our voice and our you know, the identity that we are trying to create. और also जैसे I think प्रीति ने बोला previous session में कि हर शो की रेटिंग और हर शो का परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम क्यों होना चाहिए. देयर आर सम शोज व्हिच फ्यूअर पीपल विल वॉच, बट दोज शोज शुड आल्सो be made, and if we know the numbers then we can budget accordingly and therefore not compromise on our voice, I suppose. ऐसे भी कोई शो होता है, अगर OTT प्लेटफॉर्म को लग गया कि भाई इसकी व्यूअरशिप कम होने वाली होगी तो ऐसे ही बजट कम रहेगा उसका लाइक वो खुद ही कटेल कर लेंगे. एंड स्पेशली बिकॉज इनको इतना डेटा इनको पता होता है, जैसे कि 6 मिनट में लोगों ने छोड़ दिया, बाकी लोगों ने 13th मिनट में छोड़ दिया, लखनऊ में लोगों ने 11th मिनट में छोड़ दिया, दिल्ली में 12वें मिनट में छोड़ दिया. दे एक्चुअली हैव सो मच डेटा जो और शायद किसी भी प्लेटफॉर्म के पास है नहीं. मतलब आपको पता है कि फ्राइडे को पिक्चर ने इतना करोड़ किया, मतलब यू हैव रफ, यू जस्ट हैव नंबर्स, बिग नंबर्स for other you know mediums. You don't have that. You have like really, they have really intense data and yet they don't share it with us. पर प्रॉब्लम पता है इसमें ये भी हो जाएगी कि अगर डेटा ये शेयर करने लग गए क्लियरली, तो ये फीडबैक में अगर आ गया तो वाट लग जाएगी. क्योंकि ये मैंने सुना है कि अरे 30वें मिनट पे या 15th मिनट पे प्लॉट में ये मूवमेंट होना चाहिए. वो तो हमको वैसे भी बोलते हैं ये लोग, दे स्टिल से इट. वो लोग इंजीनियर वैसे ही करते हैं, वो दे नो कि क्या वर्क करता है, इसमें कुत्ता डाल दो, इसमें ये डाल दो, उनको पता होता है कि क्या दे नो एवरीथिंग, बट वो हमें नहीं बताते. सो दे कंट्रोल द सिचुएशन. अगर हमें भी पता हो तो फिर आई मीन वी कैन, आई मीन इट इज़ अबाउट, जैसे कहते हैं ना, ऑडियंस सुपीरियर कैरेक्टर सुपीरियर, इट्स अ सिमिलर सिचुएशन. मतलब पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी अगर OTT इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी, अगर मेरे हिसाब से अगर लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली कितने लोग शोज देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, किस टाइप के लोग, मतलब ये हमारे की हु आर वी राइटिंग फॉर, वो हु क्लियर आ जाएगा, कौन देख रहा है आपका शो. हाँ, मतलब इट विल चेंज थिंग्स, मतलब इन अ क्वांटम. हाँ, बट अगर इतने सारे फैक्टर्स अगर कॉमन नॉलेज में आ भी गया, अगर राइटर के लिखते वक्त, तो अगर इतने कॉन्स्टेंट्स और इतनी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहेंगी तो लाइक आई डोंट नो कितना लिख पाएगा बंदा कि यार अब इसमें भसड़ तो उसके दाम में वैसे ही होती है. हाँ थोड़ा हाँ, इंफॉर्मेशन आई नो, बट मुझे लगता है कि अगर मुझे इतनी चीज़ें पता होंगी ना कि यार अगर तू उस सीन में कुत्ता डाल दिया होता ना तो हिट हो गया होता. सो आई डोंट नो, मतलब मैं लिखते वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में रहूँगा मैं. अभी बस उनको पता है. पर अभी तो वो कुत्ता वैसे ही डालना ही पड़ता है ना, कम से कम उस इन्फॉर्मेशन में कुत्ते की जगह बिल्ली होगी कि नहीं, ये बता के कर सकते हैं ना हम डिसाइड. पहले लेके जाएंगे ना साथ में narration कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, बंदर भी है. Also, leaving the business aspect of it and coming back to creative choices, जो हम voice की बात कर रहे हैं, OTT content, long format content में एक जो हमारे पास जो availability है वो है characters develop करने की. तो वो जो एक like we've developed internationally as well as यहाँ we've developed some very memorable, even between the four of you, you have developed some very memorable characters. ये जो अपनी voice ढूंढने का एक तरीका, do you think that character writing could be something that we could focus on and try and develop some people, like characters who we know and yet are fresh? जैसे इंटरनेशनल एग्जाम्पल लूँगी मैं कि जैसे फॉर अ कैरेक्टर लाइक मार्वलस मिसेस मेजल या फ्लीबैग, ये हम इन लोगों को जानते हैं लेकिन हमने कभी उनको स्क्रीन पे नहीं देखा. डू यू थिंक दैट वी हैव बीन एबल टू क्रिएट कैरेक्टर्स लाइक दिस एंड टू फाइंड I don't know if we've been able to create characters like those, but I think
there are two kinds of shows. There are those shows that are actually very very plotty and people are watching them just because they want to know आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ. And there are those kind of shows that people go back to again and again because उनको बस वो किरदार पसंद है और वो कुछ भी करें उनको देखना है उन लोगों को नई सिचुएशन में हर बार. So ये दो clearly अलग type जैसे Mrs. Maisel and Fleabag are characters that I would like to revisit again and again and again. But there's like Mindhunter. I would want to know अगर Mindhunter में जो main जो mystery है वो मतलब जो serial killer है वो अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं बंद कर दूँगी. So it depends. We'll never know. We'll never know. We'll never know because उसकी rating अच्छी नहीं थी और वो हाँ, show तो बंद हो उन्होंने गया. निकाल दिया लेकिन बहुत अच्छा शो था. But what I'm saying is that it depends on what kind of story it is and the story dictates it. But as a rule, of course, character तो interesting होना ही चाहिए यार. मतलब होना ही चाहिए. ऐसे नहीं लगना चाहिए आपको कि ये तो वही है जो मैंने इस शो में देखा था या उस शो में देखा था या जो भी है. It should stand out. It should be something that people they have and still not seen before. Because ऐसे तो हम कुछ भी claim नहीं कर सकते कि हम ऐसे कोई भी original चीज़ है जो दुनिया में पहले किसी ने ना देखी, ना सुनी, ना पढ़ी. ऐसा तो कुछ होता नहीं है. There is a sense of familiarity and there's also a sense of newness. And again, I go back to the balance. And when you are able to strike that balance, then there is that stickiness that we speak about. It comes from that balance. पुनीत आपको कैरेक्टर्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि ये होपफुली आपके शो के कैरेक्टर्स में आप नहीं हो लेकिन उसमें कुछ ऐसा होगा ज़रूर जिससे आपकी कोई एक क्रिएटिव नीड फुलफिल होती है. ये इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक दैट इज दिस अ वे दैट वी कैन एक्चुअली फाइंड आवर वॉइसेस थ्रू द पीपल दैट वी put in the worlds that we create? हाँ, मेरे ख्याल से हम जो भी लिखते हैं या करते हैं हमारा कुछ ना कुछ एक अंश तो उसमें होता ही है. अदरवाइज़ तो 4 डिफरेंट लोग सेम तरह की कहानी लिख सकते हैं लेकिन वो सब अलग अलग तरह की कहानियाँ लिखेंगे क्योंकि उनके जीवन के तजुर्बे अलग अलग हैं. पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो सारे तजुर्बे आपके खुद के रहे हों या वो सारे कैरेक्टर्स आपके खुद के हों. स्पेशली मिर्ज़ापुर जैसी दुनिया में तो नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर मैं तो कट्टा चला के घूम रहा हूँ. अदरवाइज़ कैसे लिखता मैं मिर्ज़ापुर. तो पर जो उन्होंने बात उठाई मुझे लगता है कि इंडिया एज अ नेशन वी डेफिनेटली हैव द एबिलिटी टू क्रिएट दोज कैरेक्टर्स ईदर फ्रॉम आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस और फ्रॉम वॉट एवर वी हैव रेड और हर्ड और वॉच्ड. तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. लेकिन हाँ, अगर हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, नॉट एग्जैक्टली पर्सनैलिटी का, बट पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कुछ हिस्सा किसी कैरेक्टर में जा रहा है तो वो हमें बहुत यूनिक वॉइस देता है एज अ पर्सन, एज अ राइटर एंड देन कलेक्टिवली एज अ नेशन. तो मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है और मेरे ख्याल से धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं बिकॉज विद द एडवेंट ऑफ OTT वी हैव गॉटन स्लाइटली मोर पावर एज राइटर्स एंड क्रिएटर्स. तो मेरे ख्याल से नए कैरेक्टर डेवलपमेंट, ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स की जगह पर ग्रे कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें अब ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी मुझे लगता है. जी हाँ, हीरो का हीरोइन के लिए या हीरोइन का हीरो के लिए प्यार जताने का तरीका अब सिर्फ पेड़ों के चारों तरफ नाचना नहीं होगा. उसके बहुत सारे और भी तरीके होंगे जो शायद हम रियल लाइफ में ज़्यादा देख रहे होंगे. तो द रियलिटी चेक विल ऑल्सो बी देयर इन दैट सेंस. यस, कैरेक्टर बनाते वक्त सब कुछ आप अगर अपनी ज़िंदगी से ही डालने लगोगे ना तो एक्चुअली आई थिंक बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाओगे. सो बचा के रखो, मे बी फ्यू शेड्स हियर फ्यू शेड्स देयर ऐसे करके. एंड इन जनरल कैरेक्टर जितने भी बनते हैं सो मिला जुला कर देयर आर सर्टेन टाइप्स डिफाइंड. ओके, आप जो रियल लाइफ में भी लोगों को देखते हो, कोई बंदा ऐसा है कोई बंदा वैसा है, तो सर्टेन चीज़ है जो आप जितने भी मतलब दुनिया देखिए उसके हिसाब से आपके दिमाग में रहता ही है. सो आप छोटे छोटे हल्के हल्के कुछ शेड्स डालते हो कैरेक्टर बना करके एंड कैरेक्टर एग्जैक्टली टर्नआउट क्या होता है वो तो लाइक क्या एक्शन वो कर रहा है उस स्क्रिप्ट में, कहानी में, कि वो बंदा कर क्या रहा है. लाइक अगर फॉर एग्जांपल विनोद का जो कैरेक्टर हमने पंचायत में यूज़ किया है, सो वो थोड़ा सा मीक है, वो तो दिखता है कि ठीक है भाई लोग होते हैं, वो उतना शायद लाइक वो भूषण के सामने भी थोड़ा सा दब के बैठा रहता है ऐसे करके, बट जरूरत पड़ने पे है उसके अंदर वो गर्मी है. सो दिस इज द डिफाइनिंग लाइन. अब ये डिफाइन कर दिया, उसके अराउंड एक सिचुएशन बनाया है और सिचुएशन में दिस ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर निकल कर आता है बाहर. ओके, सो मोस्टली ऐसे ही हैंडल करते हैं, अदरवाइज लाइक बहुत ज़्यादा खुद से तो निकाला हुआ तो नहीं रहता. फिर दूसरा मुझे लगता है कि अगर आप सब कुछ, आपकी सारी कहानियाँ सिर्फ आपके अंदर से ही, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बाहर आ रही हैं तो फिर वो यूनिक नहीं रह जाएंगे एक टाइम के बाद, जो उन्होंने बोला कि बर्नआउट हो जाएंगे. सो आई थिंक वन गुड वे टू डेवलप मोर कैरेक्टर्स बेटर इज़ टू रीड मोर,
वॉच मोर एंड टॉक मोर विद पीपल, दैट विल हेल्प, बिकॉज एक ही सिचुएशन को देखने के 3-4 नज़रिए हो सकते हैं. हमारा अपना नज़रिया तो एक ही होगा, लेकिन अगर हम बाकियों के नज़रिए से भी उस चीज़ को देख पाएंगे तो शायद हम बेहतर राइटर हो सकते हैं. ऑल्सो वॉइसेस और कैरेक्टर्स के लिए की बात करें तो जैसे आपने एक शो लिखा जिसमें देयर वाज अ फीमेल कॉप, और उसके कुछ ही टाइम पहले देयर वाज अनदर शो जिसमें एक बहुत ही सेलिब्रेटेड फीमेल कॉप कैरेक्टर था. तो इज़ दैट समथिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिनलिटी, वॉइसेस, यूनिकनेस एट्सेट्रा, इज देयर समथिंग दैट bothered you, or you tried to sort of... No, because see, as long as you know that what you're doing and you are enjoying creating a character and it is based on your, like, you know, as you rightly said, talking to people, meeting people. So once you are doing that, because there will always be characters, like, मतलब ऐसे कोई आसमान से तो गिरने नहीं वाला है ना, they are all around you. But it's a combination and how you implant them into the story and in the world. So that is the fun part of it. So I don't think that because there is a very strong X kind of character in another show that you should feel that nahi, I should not do that. We have to, because these things will keep happening. You cannot stop your storytelling because somebody else is telling a similar story. That's the platform and the producer and their call and the timing of release and all that. But I think if you feel that this is, I'm enjoying this character, I have met this kind of person, I'm taking a trait from here, I'm taking something from there, just go ahead and do it. आई थिंक आप टेलीग्राम की बात कर रही हैं ना. हाँ, सो एक्चुअली बहुत अलग थे दोनों. बोथ द ओनली थिंग सिमिलर वाज देयर जॉब एंड देयर जेंडर, बट दैट अपार्ट दे वर वेरी वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ women, and they were very different kinds of Yeah. characters, and even the storytelling and everything. मतलब Yeah. दोनों shows बहुत अलग थे और दोनों ही मज़ेदार थे. Yeah, तो मुझे नहीं लगता कि हमको उसके वो लिमिटिंग फैक्टर होना चाहिए, मतलब फिर तो मतलब मुश्किल हो जाएगी कि क्या करेंगे. सेम कहानी आप 4 लोगों को दे दो, 4 अलग अलग तरीके से बना के लाते हैं. लाइक सबका अपना वर्ल्ड व्यू है, सबका अपना लिखने का तरीका है, किस टाइप के कैरेक्टर. इनफैक्ट सेम कैरेक्टर बना के 2 लोग अलग अलग लोगों को डायलॉग लिखने दे तो अलग अलग लिख के लाते हैं. सो काइंड ऑफ पैरेलल यूनिवर्स होता है सबका अपना अपना. सो उसी के हिसाब से और वॉइसेस यूनिक वॉइस आ जाती है उसमें. आई थिंक यूनिक वॉइस की बात कर रही हूँ मैं, कि जब आप लिखते हो, कोशिश करते हो, ड्राफ्ट लेके जाते हो, फिर उसके बाद जो फीडबैक आता है, क्या सबको बहुत अच्छा फीडबैक आता है हमेशा? नहीं फीडबैक, लेकिन मेरा ये मानना है कि फीडबैक मुझे प्रोडक्शन के इस तरफ मिल जाए तो बेटर है. बिकॉज बाद में, आई मीन, दिस इज समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट्स पैलेटेबल, समटाइम्स वी फाइट इट, समटाइम्स इट्स नॉट. ऑल टाइप्स ऑफ पीपल एंड ऑल टाइप्स ऑफ फीडबैक एंड ऑल टाइप्स ऑफ इवन राइटर्स, कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं होता है. हम लेते भी कैसे हैं फीडबैक को, वो हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है. लेकिन फिर मुझे ऐसे लगता है कि मतलब वंस यू कूल डाउन एंड एवरीथिंग, तो देयर इज़ समथिंग, अगर उसमें हो सकता है कि उस पूरी बात में कोई एक चीज़ है जो मेरी स्टोरी को बेटर कर सकती है. अगर वो कर सकती है तो जब मतलब गुस्सा ठंडा हो जाए, तूफान ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद वो शायद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरफ जितना फीडबैक मिले वो अच्छा है. एंड बाद में वो दुनिया के पास जाएगा एंड दे माइट पॉइंट आउट द सेम थिंग. सो आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू बी लेवल हेडेड अबाउट इट एंड नॉट टेक इट personally. But of course if it is stupid feedback, then you will know, and then you also in मतलब तजुर्बा आपको हो जाता है काम करते करते कि आपको कौन सी चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और कौन सी चीज़ को डिसरिगार्ड कर देना चाहिए. हर चीज़ को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फीडबैक बहुत ज़रूरी है राइटिंग प्रोसेस में. बिकॉज हम आइसोलेशन में लिखते हैं तो हम लोग फीडबैक भी 10-15 लोग ही दे पाते हैं आपको, लेकिन जो आप लिख रहे हो वो हज़ारों लाखों लोग देखने वाले हैं. तो जितना मिले उतना अच्छा, और फ्रेश पेयर ऑफ आइज होनी चाहिए. मुझे लगता है कि फर्स्ट ड्राफ्ट मैं किसी और को देती हूँ, सेकंड किसी और को देती हूँ. आई लाइक इट व्हेन newer people who have nothing, who don't have any understanding of what is a story and who don't know anything about what I'm writing, read it and tell me their points of view. I think it only helps the process, because आप भी एक तरीके से सोचने लग जाते हो तो आपको भी एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है. Charu, you've been working for so long and you've done all kinds of medium. ये जो medium है, when OTT came, there was this constant thing that now there will be freedom of expression, and I don't mean freedom of expression in terms of censorship, but also storytelling. There'll be newer ideas, there'll be more experimental content that we will get to see, which largely internationally we have seen. Do you think कि हम वो जो एक, and by experimental I don't necessarily mean non-commercial, but genuinely pushing the envelope kind of content, आपको लगता है कि हम
ने वैसा अभी तक हम कर पाए हैं और अभी आई थिंक Still- इंक्रीमेंटली तो हुआ है, मतलब जैसे शोज में जितना हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जी राइट ना, मुझे लगता है कि ये R&D स्टेज है ना, अभी बहुत टाइम हुआ नहीं है इस मीडियम को, और इंक्रीमेंटली मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या पुशिंग न्यू आइडिया स्टोरी, बिकॉज हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि पहले कि यार ये स्टोरी बन सकती है, ऐसे दो जॉनर्स को मिक्स कर सकते हैं, या आप एक पर्टिकुलर वर्ल्ड के बारे में स्टोरी बना सकते हैं, तो चीज़ें हो रही हैं, बट यस there's a lot, we are at the tip of the iceberg. I think the medium is fantastic. There's no doubt about it. We should not be pessimistic that अरे यार यही करने को मिल रहा है, वही करने को मिल रहा है. Because जिन्होंने पहले सिर्फ टीवी में काम किया हो या सिर्फ फिल्मों में काम किया हो, कई लोगों के लिए ये है कि बहुत सारी कहानियाँ आप बहुत अलग अलग तरीके से बता सकते हो, नई नई दुनियाओं को आप एक्सप्लोर कर सकते हो. तो वी शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड keep pushing to do our own thing. And things, if we do that, then things will change, even as writers. Yeah, because I think this medium is extremely elastic because there is so much creatively, I think इतना opportunity है इसको अलग अलग तरीके से explore करने का, कि अब एक anthology भी option है, science fiction के timelines options है, characters के कितने अलग अलग तरीके से explore करने के options हैं. तो क्या कुछ लोगों को आई थिंक ऐसा लगता है कि जो हमें लगा था कि ये एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा और नीश करने को मिलेगा या अलग करने को मिलेगा, इसमें भी एक वो कमर्शियल एंगल की, इसमें भी हम डायरेक्टर कौन है, स्टार कौन है, एक्टर कौन है, वो आने लग गया है. काफ़ी हद तक सारे शोज़ में यही पूछा जाता है कि ये करेगा कौन, एक्ट कौन करेगा इसमें, किसको लेके आएंगे, क्योंकि स्टार्स भी अब OTT में आ रहे हैं थैंक्स टू हाउ द थिएटर्स आर परफॉर्मिंग एट्सेट्रा. सो डू यू फील समटाइम्स कि ये जैसा निकले थे करने को वैसा नहीं हुआ है और अभी कुछ बदल गया है जो शायद हमको अभी ठीक कर लेना चाहिए? हाँ, स्टार सिस्टम थोड़ा ट्रिकी स्लोप है. आई मीन एज मच एज वी वांट टू वॉच देम ऑन द बिग स्क्रीन, बट व्हेन यू वर्क विद देम द बजट्स गेट वेरी स्क्यूड. दैट्स वेरी ट्रू. तो इसलिए तो मेरी तो बड़ी प्रार्थना है कि सिनेमा हॉल्स चलते रहें, तो उधर के स्टार्स उधर ही रहेंगे और इधर वाले हम अपने बनाते बनाते रहेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज दैट व्हेनेवर यू टेक अ स्टोरी, एज पूजा वेरी राइटली सेड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इसमें एक्ट कौन करेगा. अब अगर वो स्टार अवेलेबल ही नहीं है ना, तो फिर वो सवाल ही नहीं उठेगा. अगर आएगा नहीं ना, इधर शाहिद कपूर साहब अगर आएंगे नहीं किसी वेब शो पर, तो फिर वो सवाल नहीं उठेगा. पर वो आएंगे, देन इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिस्कशन व्हेन अ शो इज बीइंग मेड और अ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड. उस केस में मुझे फिर ये भी लगता है कि ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जो स्टोरी टेलर है, विच इज एसेंशियली स्पीकिंग द क्रिएटर और द प्रोड्यूसर साइड, वो कितना पावर होल्ड करता है टू स्वे द डिसीजंस ऑफ द नेटवर्क. तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाने के लिए शायद आपको एक आध चीज़ बनानी पड़ेगी जो शायद काम कर जाएगी होपफुली. देन यू हैव स्लाइटली मोर पावर टू टेक दोज डिसीजंस अबाउट द कास्टिंग बिट. अदरवाइज इट बिकम्स वेरी स्क्यूड. तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक शो बन रहा था जिसमें एक बड़े फिल्म स्टार की बात हो रही थी और बहुत बड़े डायरेक्टर के पास भी वो गए थे. डायरेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी बिग. तो उन्होंने डायरेक्टर के पास जाकर यही बोला कि बड़े स्टार साइन हो गए तो बजट बहुत कम हो गया है बाकियों के लिए, तो सर आप भी कम में कर लो फिर. तो उन्होंने बोला कि यार मैं भी तो बहुत छोटा आदमी नहीं हूँ, तो ये बात जमेगी नहीं. इवेंचुअली वो फिर वो शो शेल्व हो गया विद दैट एक्टर. द शो इज़ बीइंग मेड विद अ डिफरेंट एक्टर नाउ. तो कहीं ना कहीं जब बड़े एक्टर्स इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, तो जो मूवी बिजनेस में होता है जिसमें द बिगेस्ट स्टार ऑफ द फिल्म takes the highest percentage of the budget and the rest of the movie is to be made in the remainder budget, वैसा ही फिर इस शो वाले बिजनेस में भी होना पड़ेगा, which will surely affect the storytelling process. Yeah, and also the minute you are putting so much money, the risk goes higher, and therefore you also want the content to be relatively safer or more bankable and less experimental, less unique, less risk taking. Correct, because स्टार के साथ सिर्फ स्टार का फीस नहीं है, उनके साथ वो पूरा देयर इज एन एंटोराज, देयर इज अ सिस्टम अराउंड देम. वो पूरा चीज़ बजट को बहुत स्पीड से ऊपर लेकर जाता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी ट्रिकी टू मैनेज द बजट पार्ट व्हाइल मेकिंग अ स्टोरी. एंड अभी क्या, चूंकि इतना क्लटर भी हो गया ना, इतने सारे शोज आते रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें आती रहती हैं कि स्टैंड आउट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो एंड जैसा हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि यार एनीवे, मतलब बाइंड ऑफ द डे इट इज़ अ बिजनेस. सो उनके लिए सेंस बन जाता है कई लोगों के लिए कि नहीं यार, थोड़ा सा अगर नोन फेस आ जाए, एटलीस्ट कम से कम बंदा क्लिक तो करेगा. 10 टैब में 10 प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, आप यहाँ जाते हो, प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहाँ पे भी स्लाइड शो चल रहा होता है, ये शो ये शो ये शो ये शो, नीचे 10 रैंकिंग लगी हुई है, तो आपको कुछ तो चाहिए मतलब क्लिक कराने को. सो आई थिंक थोड़े से बैंक लाइक नोन फेसेस के लिए लोग जाते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं,
एंड उसके साथ उसके जो जैसा भाई ने पुनीत भाई ने कहा कि उसके साथ उसके जो एडेड जो चीज़ें आती हैं रिपरकशंस, तो वो तो रहेंगी और वो आई थिंक इनएविटेबल है, वो हैंडल करना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। फिर ओटीटी थोड़ा लिविंग प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ यहाँ वर्क करता है। अगर किसी को चीज़ अच्छी लगी है तो आप 5 दिन के बाद भी जाकर देख सकते हैं। सिनेमा हॉल में तो पिक्चर उतर गई, सो दैट ऑल्सो है। सो फॉर एग्जाम्पल, अब पंचायत का एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं और किसी एक बहुत बड़े मूवी स्टार की हम बात करें, तो जो और शोज़ में आए होंगे, आई एम श्योर पंचायत के व्यूज़ ज़्यादा होंगे, बिकॉज पंचायत इज़ अ मोर एंगेजिंग शो। तो मुझे लगता है कि ओटीटी गिव्स यू दैट लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसमें कि अगर आपकी कहानी अच्छी है एंड लॉन्ग सस्टेन फॉर्म में आपने उसको बताने की कोशिश की है, तो इफ नॉट टुडे देन टुमारो पीपल विल कम एंड वॉच इट फॉर श्योर, क्लिक ऑन इट फॉर यस 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 मुझे- एंड लाइक कि अगर वही पॉइंट वही है कि अगर क्लिक बेट के लिए या क्लिक के लिए स्टार्स नहीं भी हैं आपके अगर थंबनेल पे, तब भी ओटीटी पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग काफ़ी दिल खोल के देखते हैं। अगर सही है तो फिर सही है, पब्लिक वैलिडेशन लगता है वहाँ पे, फिर कुछ मैटर नहीं करता एक पॉइंट के बाद। आई फील द रिस्क टेकिंग एपेटाइट शुड ऑल्सो बी देयर। जो प्लेटफॉर्म है जो कमीशन कर रहे हैं, जैसे कि हम तीनों के शोज़ बहुत ही अलग हैं, पंचायत, मिर्ज़ापुर एंड फोमो शॉट्स, और ये एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ये हमारे ऊपर भी नहीं है, उनके ऊपर भी निर्भर करता है कि जो मतलब दोज पीपल हु हैव द लार्जर पिक्चर, जो चाहते हैं कि उनकी मतलब इट्स लाइक अ गुलदस्ता, इट्स लाइक अ बुके, तो वो चाहते हैं कि उसमें कुछ हर किसी के लिए हो। सो इट इज़ नॉट जस्ट द रिस्क टेकिंग वर्क्स बोथ वेज। तो जब उस तरफ से बंद हो जाएगा तो इस तरफ से भी मतलब हम चाहे लेके भी जाएं तो भी वो आगे बढ़ेगा नहीं। सो इट इज़ लाइक अ मतलब शादी जैसी चीज़ है। एंड लाइक between both आपको parties. सेम टाइम में अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है ना, मतलब एक ही विंडो में आपको आपका भी आपका प्रोडक्ट भी है, सामने वाला का भी प्रोडक्ट है, पब्लिक का बंदे का क्या कॉल है कि मुझे क्या देखना है। वहाँ पे अगर स्टार नहीं भी है, लेकिन अगर उसका ऑडियंस वर्ड ऑफ माउथ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें सही हैं, तो पब्लिक देखती है, लोग सैंपल करते हैं, उतना शाई अवे नहीं करते हैं कि यार इसमें तो कोई बंदा नहीं है उतना बड़ा, तो मैं सैंपल नहीं करूँगा। और हमने ये भी देखा है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़े स्टार्स कभी कभी आते हैं, तो ऑन द प्लेटफॉर्म, आई मीन ऑन अ ओटीटी शो, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कुछ उनको अलग रूप में देखें, हम उनको उसी रूप में जो बड़े पर्दे पे वही कैरेक्टर वही स्टाइल वो वर्क नहीं करता। तो बट ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उनका बहुत बड़ा सो दैट काइंड ऑफ मॉडल इज एक्चुअली समटाइम्स स्कैरी, बिकॉज इट वो मतलब आपको पता है कि ये मतलब आप हिंदी फिल्म नहीं बना रहे हो। तो होल आइडिया लोग आते हैं ओटीटी शो देखने के लिए क्योंकि वो कुछ उसमें कुछ और खोज रहे हैं, एक अलग स्टोरी खोज रहे हैं, अलग ट्रीटमेंट खोज रहे हैं। तो उसमें अगर स्टार उसमें ब्लेंड हो जाता है एज अ कैरेक्टर तो उसका मज़ा है, वरना वो मतलब और फिर बाकी कास्टिंग भी अलग है और ये आपके पास एक स्टार, तो वो ओटीटी पे शायद वर्क नहीं करता। और राइटर्स रूम का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी लोगों का काफ़ी अलग होता है। कुछ लोगों की पक्की यारी हो जाती है, कुछ लोग तो मतलब जेल जाते जाते बचते हैं मर्डर नहीं कर पाए इसलिए। तो ये जो इन एन आइडियल राइटर्स रूम देयर शुड बी डेमोक्रेसी, चाहे कोई भी हेड हो कुछ हो। इसमें जो ये वॉइस और अपनी पहचान की जो बात है, ये कभी कभी ट्रिकी हो जाता है। इज़ देयर समथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड गुड बैड दैट मे हेल्प, कि किस तरह से I इसको feel like- अपनी आवाज़ को ना छोड़े बिना कैसे हैंडल किया जाए? शुरू में आई थिंक हर कोई जब भी कोई राइटर्स रूम में जाता है तो वो मतलब एवरीबडी हैज़ द नोबलेस्ट ऑफ इंटेंशंस, और सब सोचते हैं कि हम भाई बहन दोस्त बन के ये करेंगे। लेकिन कोई भी जहाँ पे 2 या 3 लोग भी होंगे वहाँ पे पॉलिटिक्स तो आ ही जाती है। तो आपको एज द हेड राइटर आपको आना चाहिए टू मेक, यू शुड नो व्हाट इज़ गुड फॉर द शो एंड यू शुड नो हाउ टू instead of fanning the flames, how to douse the flames. You have to know, you have to understand कि स्टोरी के लिए क्या ज़रूरी है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मतलब डायनामिक्स लोगों की किस तरीके से नेविगेट की जाए। तो मेरे केस में मैं हमेशा आई ट्राई टू कीप एन ओपन चैनल विथ एवरीबडी एंड आई ट्राई टू इंडिविजुअली स्पीक टू देम एंड अंडरस्टैंड कि क्या है ग्राउज या जो भी है, और उसे हम उसके बाद ईजीएस्ट तरीके से एड्रेस करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टोरी एंड नॉट मतलब दिस इज़, हाँ हम लोग इतना वक्त साथ में स्पेंड करते हैं कि उसके बाद वो बिकॉज यूर राइटिंग एंड यू आर स्पेंडिंग लाइक एवरी डे टुगेदर इनिशियली जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हो, तो उस टाइम समटाइम्स आप भूल जाते हो, और उस टाइम पे जैसे किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में होगा ऐसे कुछ मन मुटाव आ जाते हैं। बट आपको और आपके फेलो राइटर्स को हमेशा ये बात याद
होनी चाहिए कि एक्चुअली में हम स्टोरी को सर्विस करने आए हैं. और जब होता है ये, when all of you remember this, then eventually after a while things settle down, and then it becomes way easier, and the other seasons become easier and easier to write, because आपको एक दूसरे के triggers और ये सब भी पता चल जाते हैं. You know how the other person will react, so we want the best out of the other writers, so you know how to do that. But like for some people, maybe they may not be very good with confrontation, even if it's constructive confrontation. मतलब सवाल ये कि voice तब कहाँ, आप अपनी voice कैसे protect करो, ये is this something that we can. आई थिंक शो की अगर बात करें तो शो में अगर शुरू में जो बाइबल बनता है, जो व्हाटएवर बाइबल, या कई लोग, अब मैं अकेले लिख रहा हूँ तो शायद उतना ज़्यादा फॉर्मलाइज करके मैंने नहीं बनाया, बट जो शुरू में जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन लेवल पे जो टोन सेट होती है, जो वॉइस सेट होती है, सो दैट आइडिया, मतलब फाइनल एम्बिशन यही होना चाहिए कि लाइक वो वॉइस रिटेन रहे अगर टीम बढ़ती हुई है तो, क्योंकि एटलीस्ट सबके पास उस केस में दैट बाइबल विल बी द लाइक गाइडिंग लाइट रहेगा कि भाई आपको ये फॉलो करना है, एंड दिस इज द स्पेस, राइट. सो इस टाइप के एपिसोड्स होंगे, हम ये बातें कर रहे होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी, वैसी चीज़ें होंगी. तो शुरू में जो सेट होता है वो काफ़ी मैटर करता है, आई थिंक, अगर राइटर रूम ड्राइव कर रहे हैं तो लार्जली, ताकि उस, चाहे कोई भी पॉपुलर शो आप ले लो, जैसे अगर लाइक ब्रेकिंग बैड है, उसका राइटिंग रूम है, तो उसमें शुरू में जो चीज़ें सेट हैं सो सेट हैं, लाइक उनकी जो बीट शीट या जो वॉट एवर दे आर क्रैकिंग टुगेदर, उसके बाद जब वो ड्राफ्ट लिखने के लिए ले जाते हैं तो उसके बाद उस मतलब ग्रुप से किसी भी बंदे को दे दो आप, मिला जुला कर वैसा ही ड्राफ्ट लेके आएगा. सो जो वॉइस है वो तो बहुत बेसिक लेवल पे सेट होती है, एंड वो अगर राइटर रूम है तो जो हेड राइटर है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको कैसे लाइक कीप इट इंटैक्ट, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, अलग अलग थॉट्स होते हैं. किसी को लगता है कि यार मतलब 4 बंदे अगर आप कह दो कि इस कमरे में 2 कैरेक्टर के साथ ये करना है तो चारों अलग अलग चीज़ें बताएंगे, बट उस शो की जो टोन या जो चीज़ है उसके हिसाब से जो एक उसकी वॉइस है जो बनी हुई है पहले से या शुरू में जो सेट हुई है, अगर वो चारों को पता है तो फिर शायद वो एक ही मतलब मिला जुला या थोड़ा 19-20 के फर्क के साथ सोचेंगे. सो ये शुरू में सेट होता है. सो दैट्स हाँ, but that also has to do with I guess hierarchy, क्योंकि एक कोई जनरली राइटर्स रूम में एक बंदा होता है जो लीड राइटर होता है, एंड द बक नीड्स टू स्टॉप एट दैट. और I think when you're newer and you try, and अगर डेमोक्रेटिक रूम है तो आप बोल सकते हो और अगर आपकी बात सही है तो सुनी भी जाएगी, लेकिन ना भी हो तो मुझे लगता है कि एक हद के बाद में आपको वही करना पड़ता है जो आपको बताया जाता है, एटलीस्ट व्हेन यू आर अ जूनियर राइटर और अ लेस एक्सपीरियंस्ड राइटर. तो उस टाइम पे आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप काम करो, बिकॉज प्रोफेशनली इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गेन दैट एक्सपीरियंस एंड डू इट अकॉर्डिंग टू ब्रीफ. क्योंकि आई थिंक OTT में लिखने में एक ये भी है कि आप अकेले शायद लिख पाओ कभी, पर ज़्यादातर यू आर इन अ रूम एंड यू हैव टू cater to a certain kind of brief, चाहे वो आप उसको ना भी मानो तो भी. आई थिंक ये एक थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है दैट यू ट्राई एंड राइट इट इन अ वे, जो हम बात करते हैं कि यू ओन द मटीरियल. सो इट्स अ लिटिल ट्रिकी, बट आई थिंक वो एक ज़रूरी है, ये अवेयरनेस होना कि चाहे मैं लिखती तो शायद मैं ऐसे नहीं लिखती, बट मैं लिख रही हूँ तो मैं उसको अपनी बेस्ट एबिलिटी पे लिखूँगी. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग, टू बी एबल टू नो कि ये शायद मेरी आवाज़ नहीं है पूरी तरह, लेकिन उसमें भी मैं हमारी आवाज़ है एज अ रूम. हाँ, एग्जैक्टली. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि OTT में सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपना सब्सक्राइबर बेस ऑब्वियसली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. तो there is like a burst of small town content which is set in small town. तो ये क्या एक conscious effort है सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने का, या other stories actually? You want to answer that, Chandra? like I mean India is made of a small town. like सारे मतलब दिल्ली मुंबई 4 शहर हैं ना, उसके अलावा तो स्मॉल टाउन ही इंडिया है. सो आई थिंक अगर स्मॉल टाउन कंटेंट बढ़ रहा है इसका मतलब कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंटेंट वहाँ पे है जो ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है. सो आई थिंक कुछ जो इंडिया है उसी का रिफ्लेक्शन है वो, कुछ अलग से कुछ प्लान नहीं है. कोई भी वहाँ बैठा होगा तो यही बोलेगा कि भाई अगर इंडिया में इतने लोग हैं तो मैक्सिमम जो है उसको कैटर करो आप अपने कंटेंट के थ्रू. सो दैट्स द थिंग आई थिंक. पुनीत, आपको क्या लगता है इस कनेक्शन में कि बिकॉज ऑडियंस का बेस हम बड़ा
कर रहे, राइट? पहले ऐसा लगता था कि ये तो इतने चंद लोग देखेंगे, या इस तरह का शो शायद द ऑडियंस बेस ऑफ फोमो शॉर्ट्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑडियंस बेस ऑफ मिर्ज़ापुर इन टर्म्स ऑफ द पीपल एज वेल एज मे बी द साइज, आई डोंट नो. तो उसमें ऐसा होता है कि जब आप लिख रहे होते हो तो वो आपको पता है कि आप एक वाइड रेंज को टारगेट कर रहे हो, तो वो एक एक्सेसिबल उसको बनाने की का कोई खास एफर्ट होता है. एक तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि स्टोरी के अलावा उसका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर एग्जांपल पंचायत टाइटल बहुत क्लियरली बताता है कि ये शो एक देसी सा शो होगा और बहुत चांस है कि गांव वाली दुनिया में सेट होगा. तो मुझे लगता है कि टाइटल होना करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपके शो की अगर हम बात करें फॉर्मर शॉर्ट्स प्लीज, इट वेरी क्लियरली टेल दैट इट्स बेसिकली अबाउट एन अर्बन वर्ल्ड वेरी ड्रिंकिंग वुड बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग, राइट? तो मेरे ख्याल से टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ स्टोरी टेलिंग सिर्फ छोटे टाउन्स की हो रही है. अगर वैसा होता तो फिर फॉर्मर शॉर्ट्स प्लीज सक्सेसफुल शो नहीं होता, बट वो है. तो कहीं ना कहीं मुझे बार बार घूम फिर के यही लगता है कि अगर स्टोरी वर्क कर रही है तो फिर हर तरह का आदमी उसको देखेगा. अगर हम बात करते हैं रिलेटिबिलिटी की, तो अभी तो साउथ इंडिया के शोज़ और मूवीज़ कितनी हिट हो रही हैं जहाँ पर अपन लैंग्वेज भी नहीं जानते, एटलीस्ट मैं तो नहीं जानता. तो वो भी हिट हो रही है. इसका मतलब रिलेटिबिलिटी तो मेरी नहीं थी उससे, बट वो कहानी मेरे लिए काम कर रही थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी अगर अच्छी है तो स्मॉल टाउन और बिग टाउन में उसको बांटना थोड़ा सा अलग है. इवन ऑन द बिग स्क्रीन इफ यू लुक एट इट, इज RRR अ स्मॉल टाउन फिल्म और अ बिग टाउन फिल्म? आई मीन नोबडी कैन टेल. तो मेरे ख्याल से कहानी काम कर रही है, तो फिर स्मॉल टाउन बिग टाउन में अगर हम खुद को बांटेंगे तो फिर हम ये अपने मन को समझाना शुरू कर देंगे कि स्मॉल टाउन की कहानी काम कर रही है, तो फिर मैं अर्बन कहानी लिखूंगा ही नहीं. आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग ट्रैप टू फॉल इनटू. एडिंग टू दैट, लाइक कि साउथ में अभी भी ऐसे नहीं कहने जाते कि ये गांव की कहानी है. ये नॉर्थ में कह देते हैं, लाइक सॉरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कह देते हैं कि ये गांव की कहानी है. वहाँ अलग से बोलने नहीं जाते कि गांव की कहानी है, जंगल की कहानी है, पहाड़ की कहानी है. लाइक हाँ कहानी है. अब वो सेटअप है. सेटअप लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए सेटअप के बारे में कि लाइक हाँ केरला में तो ऐसा होता है, मलयालम ऐसे है, कन्नड़ ऐसे है, वो ऐसे है. अभी तो वैसे ही कि अगर हम हिंदी इंडस्ट्री में बात करें तो यहाँ पे लाइक जब ये वाली खत्म हो जाएगी ना कि कहानी देखती है आप बोले कि अरे ये तो गांव की कहानी है या ये यहाँ की कहानी है, वो आई थिंक धीरे धीरे कम करना पड़ेगा. सो दैट इज मोर. या बिकॉज इससे ज़रूरी नहीं है कि गांव वाले लोग गांव की कहानी देखेंगे और शहर वाले लोग शहर की कहानी देखेंगे. अच्छी कहानी मतलब सभी लोग अच्छी कहानी देखते हैं. और गांव और शहर के बीच में कोई ऐसी दीवार भी नहीं है ना, जो मतलब लोग मतलब मैं वो मतलब कॉन्स्टेंटली गांव से शहर और शहर से गांव. हाँ मतलब हम जा रहे हैं आ रहे हैं. लाइक सिंपल सा एग्जांपल है, अभी फिल्म कंटारा आई है, मेरे गांव की स्टोरी है वो. मैं उसी एरिया से बिलोंग करता हूँ. तो लेकिन मैं पला बड़ा मुंबई में, छुट्टियों में जाता था. मैंने वो एक्चुअल भूतकोला देखा है, बट बहुत लोगों को मालूम नहीं कि मुंबई में भूतकोला होता है. सबको लगता है कि मुंबई मतलब ये अर्बन एरिया है, बट होता है. हम मतलब बहुत पोरस है ये. गांव और शहर बहुत पोरस है, क्योंकि लोग काम के लिए आते हैं, गांव में छुट्टी के लिए जाते हैं, शादी करके आते हैं. मतलब सो ये जो डिस्टिंक्शन है, ये एज उन्होंने कहा कि साउथ में वो नहीं होता है क्योंकि वो कहानी बताते हैं. तो हम भी मतलब कहानी बता रहे हैं. तो मुझे नहीं लगता कि ये एक हाँ सेंसिबिलिटी, जैसे कि टेलीविजन में सोप वगैरह की अपनी एक फिक्स्ड ऑडियंस है. आपको पता है कि इसका अपना एक ग्रामर है, और वो ग्रामर सिर्फ नहीं, वो कंटेंट को लेके भी आपको पता है कि ये है. बट उसीलिए इस या मूवीज़ या इस प्लेटफॉर्म में ऐसा है नहीं, तो हम क्यों उसको क्रिएट करें. टू ऐड टू व्हाट एवरीवन इज सेइंग, जैसे फोमो शॉट्स की बात करें तो अभी 2 दिन पहले अमेज़ॉन ने एक नया प्रोमो लॉन्च किया है इन द 3rd वीक आफ्टर द शो ड्रॉप्ड, और उसमें सिर्फ मर्द हैं जो शो देख रहे हैं. एंड द हैशटैग दैट अमेज़ॉन हैज़ कम आउट विद इज कॉल्ड हैशटैग सब देखते हैं, क्योंकि उनको अब ये समझ में आया कि एक्चुअली ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये शो है तो इट इज़ की ओनली अर्बन औरतें देखेंगी. तो जो आप अगर इनका लेटेस्ट प्रोमो देखेंगे तो इट इज़ लाइक अक्रॉस इंडिया देर आर मेन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया जो ऑटो में हैं, जिम में हैं, ओल्ड ग्रैंड फादर्स. द होल शो, द होल प्रोमो इज टारगेटेड टूवर्ड्स मैन एंड इट्स कॉल्ड हैशटैग सब देखते हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी मतलब मुझे लगता है कि कहानियाँ स्मॉल टाउन बिग टाउन नहीं होती हैं. कहानियाँ होती हैं रिलेटेबल या एस्पिरेशनल. कभी कभी हमें एस्पिरेशनल कहानी देखने का मन करता है और कभी कभी हमें रिलेटेबल कहानी देखने का मन करता है. और मतलब द सेम पर्सन वुड वांट टू वॉच बोथ. आपको पंचायत भी अच्छी लग सकती है और आपको फोमो शॉट्स प्लीज भी अच्छा लग सकता है. लाइक इट डिपेंड्स ऑन what you want to consume or watch where you are in your life at that point. So it doesn't matter कि वो जेंडर क्या है या क्या शहर है या गांव है या जो भी है.
काफ़ी बार मुझे लगता है कि कहानी को देखने का रीज़न भी अलग अलग होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कहानी अच्छी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिर्ज़ापुर की बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने शायद इसलिए देखा होगा कि कहानी में मज़ा आया, बहुत सारे लोगों ने इसलिए देखा होगा कि डायलॉग्स में मज़ा आया, कुछ ने इसलिए भी देखा होगा कि बहुत गालियाँ यार सुन के आते हैं 4 नई गालियाँ, हम भी दे लेंगे अपने दोस्तों में। फॉरमोस्ट शॉर्ट से कैसे कुछ लोगों ने शायद कहानी के लिए देखा होगा, कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि 4 औरतें शराब पीती हैं यार देख कर तो आऊँ, मेरे अड़ोस पड़ोस वाली तो बहू बेटियाँ नहीं पीती हैं शराब ऐसे खुले में। तो रीज़न भी अलग अलग हो सकते हैं टू वॉच द सेम स्टोरी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि गांव और शहर का जब डिस्क्रिमिनेशन हम बना रहे हैं अपने हेड में। तो मुझे लगता है कि एक स्टोरी बनाते समय लिखते समय ईमानदारी है, और हम श्योर है कि जो कागज़ पर हमने लिखा है वो ठीक ठाक सा काम कर रहा है तो स्क्रीन पे काम कर जाएगा। इस लिहाज से चलेंगे तो शायद वी विल नॉट बी पुटिंग आवरसेल्व्स इन द बॉक्सेस ऑफ अर्बन स्टोरी और अ रूरल स्टोरी और अ फीमेल स्टोरी और अ मेल स्टोरी। मतलब अब ये जिसकी पावर है वो कन्विंस कर सकता है। लगान गांव की कहानी है लेकिन उसके अंदर विलेन तो सारे गोरे वाले हैं ना, तो इस लगान है विलेज स्टोरी और इंटरनेशनल स्टोरी, इट्स अ डिबेट, इट्स अ स्पोर्ट्स फिल्म, इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक टू टॉक अबाउट। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बॉक्सेस में अपने आप को ना बांधें तो बेहतर होगा कहानियाँ बनाते समय। ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ फोमो शॉर्ट्स, इशिता, वाइल्ड यू ये तो जब बन गया, चल गया, सबको पसंद आया, जिम में वर्कआउट करते हुए मर्द देख रहे हैं, बट व्हेन यू वर राइटिंग इट, स्पेशली आई थिंक अर्लियर, Like in 2016-17, या क्योंकि इट्स the first season, na? yeah, because it relatively it's a bold sort of approach to writing. तो ये जो हम वॉइस की बात कर रहे हैं, नॉट कर्बिंग इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक, That is नॉट जस्ट exactly फॉर how- प्लेटफॉर्म बट आल्सो योरसेल्फ? For all of us, it was that actually. Ki, we are able to say things and talk about things that मतलब you probably think that only urban women speak about these things, या शायद आपको कि लगता है कि सिर्फ urban औरतें शराब पीती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. Like there will be, मतलब औरतें गाँव में भी पीती हैं और अपने अपने मतलब इंदौर, भोपाल या आप कहीं पे भी आप जाइए, इट्स नॉट दैट मतलब शायद वो छुप के पीती होंगी या वो शायद ये बातें छुप के करती होंगी, बट इट इज़ समथिंग दैट आप किसी भी किट्टी पार्टी में या किसी भी कहीं पे भी, जहाँ पे आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको 4-5 औरतें मिल जाएं, या डेंटिस्ट की दुकान, डेंटिस्ट के बाहर, एनी वे यू सी यू नो अ ग्रुप ऑफ विमेन, वी वांटेड कि वो क्या बातें होती हैं, ऐसे नहीं जैसे मर्द वो बातें लिखते हैं, बट ऐसे जैसे हमें पता है व्हाट वी नो फ्रॉम द इनसाइड, लाइक टू रीच दैट लेवल ऑफ ट्रूथ, एंड इट इज़ उसमें हमारे कोई फिल्टर्स नहीं होंगे, उसमें हम जैसे हमें फील होता है हम उस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से नहीं जैसे हाउ मतलब men envisage the same thing would happen. And a lot of times it will probably not be about, you might not be talking about only your husband or your boyfriend or whatever. You will have other things to talk about. So it came from that ki this is a new medium and all of us are women, Rongita Nandi, Ishita Nandi, Devika Bhagat and I, and also Aparna who backed it at Amazon. So we wanted to, we didn't know if it would fail or if it would do well or if like people would throw eggs at us because हम संस्कारी लोगों को अनसंस्कारी बना रहे हैं या whatever. But we really wanted to, you know, be authentic and just see कि let's just put it out there and see कि क्या होता है. And फिर जब वो echo में वापस आया तो then we realized that it is, there are a lot of people who were waiting for stuff like this. And for instance, in Indore, there is a bar called Fomo Shots, please. Somebody has opened it. And there are ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं. There are people, every day मैं अपना Instagram खोलती हूँ तो मेरे को और लोग DM करते हैं from across the world. So there is like, I think women were waiting for something like this for a very long time, and they didn't have, मतलब इस तरीके की चीज़ उनको मिली नहीं थी किसी और प्लेटफॉर्म पे. तो उनको and eventually first we were writing only to be authentic to these conversations that we would have. And But was there ever a temptation to censor yourself, or was it more, was initially it less? there was nothing. This was right in the beginning because we didn't know कि कितना censorship होगा, कितना नहीं होगा. शुरू के सारे shows आप देखोगे पहले seasons में सब में everybody was a little bit more bindas. But धीरे as things happened through the course of the last few years, then I mean now there is वो एक filter तो आ ही जाता है, वो तो है. But that is, but having said that, I feel even now, even in the 3rd season, the topics that we are talking about, the emotional journeys of each character,
I think this season was more about grief and loss, and it came post-pandemic, and it is hit at a totally different level. And so many people have messaged because they have themselves gone through, grief and loss during the COVID pandemic. So it is not just about like what is it like when ऐसे तो नहीं है कि आप लोग जब when men drink what do they do? It's not that वो लोग सिर्फ क्रिकेट की बातें तो नहीं करते होंगे. They must be talking about other things. So it is actually that. It is अपने दिल की बातें हल्की करना. That's where it began from. And then अगर उसमें आपको कोई सच्चाई दिखती है तो आप अगर आदमी हो या औरत हो या किसी भी शहर से हो या किसी भी कंट्री से हो तो आपको उसमें if there is something true that you find in it, then you will watch it and you will watch all the episodes. I think that's beautifully put. On that note, I think हमें भी शायद यही करना चाहिए कि अपनी जो आवाज़ और अपनी आइडेंटिटी की हम बात करते हैं कि कभी किसी राइटर्स रूम में शायद हम पूरी बुलंदी से ना बोल पाएँ तो धीमे बोलें, लेकिन बोलें ज़रूर और एको आएगी वापस होपफुली. So yeah, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you.